द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजै धृत खर खर वाले अबला मारत बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रिधि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। नमस्कार। भारत माँ को वंदन करते हुए, माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, मैं डॉक्टर अंजलि वर्मा आभासी माध्यम से आमंत्रित कर रही हूँ माननीय क्षेत्र संयोजक प्रज्ञा प्रभा श्री भगवती प्रसाद राघव जी को, जिनके सानिध्य व मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है। हमारे माननीय मुख्य वक्ता सह क्षेत्र प्रचारक पूर्व बंगाल श्री रमापद पाल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री दिव्य कुमार सोती जी, प्रख्यात स्तंभकार, तीनों प्रांतों के अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य जी, प्रोफेसर वीरपाल जी व डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, संयोजक जो इस कार्यक्रम के जिन्होंने संयोजना की डॉक्टर वी के सारस्वत जी, और डॉक्टर अवनीश जी जो संपर्क सूत्र धारण किए हुए हैं, डॉक्टर तुलिका, डॉक्टर रवि जोशी, और इनके साथ ही मैं स्वागत एवं अभिनंदन कर रही हूँ तीनों प्रांतों के कार्यकारिणी सदस्यों का, जिले एवं महानगर के संयोजकों का, कार्यकारिणी सदस्यों का, शिक्षाविदों का, प्रबुद्धजनों का, विद्यार्थियों का और मीडिया से जुड़े सम्मानित गण सभी का हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। देवभूमि विचार मंच परिवार उत्तराखंड, प्रज्ञा परिषद ब्रज प्रांत और भारतीय प्रज्ञान परिषद मेरठ प्रांत के द्वारा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप यदि दोनों वक्ताओं के बाद कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे व्याख्यान का विषय है पश्चिमी बंगाल की वर्तमान भयावह स्थिति से बना संवैधानिक संकट। आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमि
जिनका गौरवशाली इतिहास है, जिनकी धर्म संस्कृति से प्रभावित होकर भगिनी निवेदिता ने जिसे कर्म भूमि बनाया, आज चीख, चित्कार व रक्त से लहूलुहान है। आज की घटनाएं घृणास्पद और निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव परिणाम आने प्रारंभ हुए, बल्कि गणना के समय से ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने उस समय, जबकि संपूर्ण राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, उसी वर्ष स्वतंत्रता के स्थान पर स्वच्छंदता का व्यवहार किया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अनेक कार्यकर्ताओं और उनके परिवारजनों पर जघन्य अत्याचार किए, जिससे सारी मानवता दहल गई। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का, मुक्त रूप से अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार देता है, गारंटी देता है। किंतु पश्चिम बंगाल की हिंसा, नागरिकों की नृशंस हत्याएं, महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार, बलात्कार, ये हमारी लोकतंत्र तांत्रिक प्रणाली पर गहरा आघात है, काला धब्बा है। किसी अन्य राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करने का दंड, यानी हत्या, बलात्कार व पाशवी अत्याचार। मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रस्तावना के लिए डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी को, अध्यक्ष प्रज्ञा परिषद ब्रज प्रांत से। वे प्रस्तावना का वाचन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा प्रवाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र द्वारा आयोजित पश्चिम बंगाल की भयावह स्थिति से उत्पन्न संवैधानिक संकट विषयक इस राष्ट्रीय व्याख्यान में हम सभी के आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री रमापद पाल जी भाई साहब, सह क्षेत्र प्रचारक पूर्व बंगाल क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ स्तंभकार व सामरिक विश्लेषक श्री दिव्य सोती जी, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत व प्रज्ञा प्रवाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र संयोजक माननीय भगवती प्रसाद राघव जी भाई साहब, भारतीय प्रज्ञान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरपाल सिंह जी, संयोजक श्री अवनीश त्यागी जी, देवभूमि विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य भंडारी जी, संयोजक डॉक्टर अंजलि वर्मा जी, प्रज्ञा परिषद के संयोजक तथा इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर वीके सारस्वत जी, उपस्थित सभी पदाधिकारी व कार्यकर्तागण, मीडिया से संबंधित सम्मानित बंधु भगिनी व यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज देश कई संकटों का सामना कर रहा है। कोरोना आज मानवता के समक्ष एक भीषण संकट के रूप में विद्यमान है। संपूर्ण विश्व इसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। भारत भी उस त्रासदी से मानवता को मुक्ति दिलाने का संघर्ष कर रहा है। इस कठिन दौर को आतंकवादी और नक्सलवादी एक अवसर के रूप में मानते हुए गंभीर समस्याएं व चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। देश शत्रु देशों की विविध चुनौतियों का भी प्रतिकार कर रहा है। नानाविध संकटों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे इस राष्ट्र की शक्ति यहाँ का लोकतंत्र है। इसी शक्ति से इन सारी चुनौतियों का सामना यह देश कर रहा है। परंतु विगत दिनों में पश्चिम बंगाल में इस लोकतंत्र की शक्ति, इस संघीय ढांचे के सामर्थ्य के समक्ष एक भारी संकट उपस्थित हुआ है। राज्य सरकार तंत्र को अपने ही नागरिकों को केवल हिंदू होने के कारण प्रताड़ित किए जाने का उपकरण बना रही है। एक दल विशेष के द्वारा पूरे राज्य में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा, आगजनी, हत्या, बलात्कार, वसूली व पलायन का नग्न नृत्य हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ही यह सारा कुछ प्रायोजित है और इस तांडव के विविध घटना को राज्य सरकार इतनी निर्लज्ज हो गई है कि स्वीकार तक नहीं कर रही है कि ये सारी घटनाएं घट रही हैं। राज्य के माननीय राज्यपाल जब घटना स्थलों का मुआयना करने जाते हैं
तो राज्य सरकार विविध प्रकार से बाधा पहुंचाती है ताकि वह सत्य प्रकट न हो सके, जो हिंसा की घटनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच न सके। मीडिया जगत के लोगों पर कई हमले किए जाते हैं ताकि वे भयभीत हो जाएं और भयभीत होकर उस सत्य से मुंह छुपाकर बैठ जाएं। आप देख रहे होंगे लगातार कि इस भीषण हिंसा के समाचार राष्ट्रीय मीडिया अब दिखाना बंद कर रही है। अब बहुत सीमित, बहुत छोटी छोटी बातें राष्ट्रीय मीडिया में देखने को मिलती है। सोशल मीडिया के ही माध्यम से इन घटनाओं के वास्तविक चित्र और वीडियो किसी प्रकार से हमारे बीच पहुंच पा रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में जब राज्य अपने ही नागरिकों के विरुद्ध हिंसा का उपकरण बन जाए, संघीय ढांचे के विरुद्ध आचरण प्रारंभ कर दे, जहां महामहिम राज्यपाल ही सत्य बोलने के कारण अपराधी मान लिए जाएं, वह असुरक्षित रहें, उनके ऊपर भी तमाम तरीके के हमले हो जाएं, लोग उनका रास्ता रोक लें, जब प्रशासन उन्मुक्त आचरण करे, विविध पुलिस थाने हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का एफआईआर तक दर्ज न करे, ऐसे संकट के दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्या किया जाए, यह अत्यंत ही चिंता व चिंतन का विषय है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का यह सिलसिला नया नहीं है। आप सभी को याद होगा 1970 में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के समर्थन कर रहे दो भाइयों की हत्या की थी, और हत्या कितनी नृशंस थी आप जब याद करेंगे उस घटना को कि उनके हत्या के उपरांत उनके रक्त से सने चावल उनकी माता को जबरदस्ती खिलाए जाने का शर्मनाक कृत्य किया गया। और इन हत्याओं के जो आरोपी थे विनय कुमार, निरुपम सेन और अनिल बोस, ये बाद में पुरस्कृत किए गए, सीपीआईएम की सरकार में मंत्री जैसे पद इन्हें प्राप्त हुए। यह दौर लगातार चलता रहा वामपंथी सरकारों में। 2010 में साप्ताहिक मेनस्ट्रीम पत्रिका ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उसने यह बताया कि 1977 से 2009 के बीच 55,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। ये हत्याओं का नंगा नृत्य पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकारों ने किया। 37 वर्ष के उपरांत जब वामपंथी सरकार शासन पद्धति का अंत हुआ और एक नई सरकार आई ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तो आशा जगी कि अब शायद हिंसा का यह दौर समाप्त होगा, लेकिन यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया। राजनीतिक हिंसा का यह दौर यथावत चलता रहा, केवल इसका प्रायोजक बदल गया। पहले वामपंथी सरकार इसका प्रायोजक थी, अब ममता सरकार इसकी प्रायोजक बनी। आप इसका परिणाम देखेंगे कि लगभग 150 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता चुनाव पूर्व तक मारे जा चुके थे, जिसका जिक्र बार बार मीडिया में आता। और जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें आप सभी ने सुनी और एक धमकी भी आपने सुनी थी। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जी ने धमकी दी। क्या कहा कि केंद्रीय बल के जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा? तुम प्रार्थना करोगे कि केंद्रीय बल को कुछ और दिन रहने दिया जाए, लेकिन वे कब तक रहेंगे? उनके जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा? इस प्रकार की धमकी ममता जी ने खुले मंच से दी थी। आखिर में हुआ भी वही। 2 मई को चुनाव का परिणाम आने के साथ ही हिंसा का एक भिन्न दौर प्रारंभ हुआ। मात्र कुछ ही समय में 3 दर्जन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। जो आंकड़े मिलते हैं वो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3,662 गांव उजाड़ दिए गए, लगभग 1 लाख लोगों के घर उजड़ गए। यदि सिर्फ वंचित समाज के आंकड़े को देखा जाए तो 17,540 वंचित समाज के लोगों पर हमले हुए, 10,000 से अधिक महिलाओं पर हमले हुए, कईयों के सील भंग किए जाने के प्रयास किए गए, लगभग 350 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 50,000 से अधिक लोग राज्य को छोड़ के, राज्य की सीमा को छोड़ के असम, झारखंड और उड़ीसा जैसे जगहों पे भाग गए, वहां शरण ली। यह घोर निराशा का वातावरण पूरे राज्य में बना, और वो भी तब जब एक महिला मुख्यमंत्री बनी। एक महिला मुख्यमंत्री की सरकार में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। पूर्व की हिंसा और इस दौर की हिंसा में एक बड़ा अंतर है।
इस बार की हिंसा में केवल हिंदुओं पर ही हमले हुए और आश्चर्य यह है कि जो जिहादी भीड़ थी उस भीड़ ने तृणमूल के हिंदू कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा। इस हिंसा की प्रकृति पूर्ण रूपेण धार्मिक थी। जो कश्मीर में हुए हिंदुओं के विरुद्ध जो हिंसा थी उसकी याद दिलाती। इस हिंसा की प्रकृति बांग्लादेश के उन चरमपंथी संगठनों के अनुरूप थी जो बृहत्तर इस्लामी बांग्लादेश के निर्माण का मंसूबा रखते। सत्ता के लोभ में इन चरमपंथी ताकतों को प्रसन्न करने के लिए तृणमूल सरकार बेशर्मी पर उतर गई। जीत के जश्न में उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप सभी ने देखा होगा कहीं भी लाल गुलाल का प्रयोग नहीं हुआ, हर जगह हरा गुलाल प्रयोग किया गया। इस स्तर पर बेशर्मी पर सरकार उतर आई, वो दल उतर आया। उन्हें हिंसा का तांडव मचाने की खुली छूट दी गई। कहा गया कि हमारी तो अभी सरकार ही नहीं है, हमने तो अभी घोषणा है, अब हम मुख्यमंत्री तो बने ही नहीं, अभी पद की शपथ लेने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनेगी। यानी तब तक खुली छूट है कि एक खास प्रकार का वर्ग हिंदुओं पे जाके पूरा अत्याचार करे, जिहादी वर्ग हिंदुओं को मारे, उनकी हत्याएं करे, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करे, इसके लिए खुली छूट दी गई। आज स्थिति अत्यंत भयावह है। जो लोग अपना गांव घर छोड़कर पलायित हो गए हैं उनकी रक्षा करने के लिए सरकार सामने नहीं आ रही। वर्तमान में उनकी जो स्थिति है वो वही है जो कश्मीरी पंडितों के साथ कभी हुआ था। लोगों को प्राण बचाने के लिए धर्म परिवर्तन हेतु मजबूर किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठी है या उस सारी प्रक्रियाओं को सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। स्वतंत्रता पूर्व बंगाल में हिंदुओं ने डायरेक्ट एक्शन का एक दंश झेला था, आप सभी जानते होंगे उसके बारे में। आज का दौर उसकी पुनरावृत्ति है। समय रहते यदि सरकारें आवश्यक कदम नहीं उठाएंगी तो आने वाला समय और अधिक चिंताजनक होगा। प्रज्ञा प्रवाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीनों प्रांतीय मंच, प्रज्ञा परिषद, भारतीय प्रज्ञान परिषद और देवभूमि विचार मंच, इन तीनों मंचों ने मिलकर महामहिम राष्ट्रपति जी को इस संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें शिक्षा जगत से जुड़े हुए 2000 से अधिक लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर किया है। प्रज्ञा प्रवाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र ने महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया है कि इस गंभीर मामले में वे हस्तक्षेप करें जिससे हिंदुओं के विरुद्ध हो रही यह हिंसा शीघ्र बंद हो, पलायित लोगों को बुलाया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। जो पीड़ित हैं, जिनके घर उजाड़ दिए गए, जिनके घर के जो कमाऊ पूत थे उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें उचित मुआवजा मिल सके, महिलाओं और बच्चों की रक्षा हो सके, उनकी अस्मत की रक्षा हो सके और जिन अपराधियों ने इन सारे अपराधों को, इन सारे कृत्यों को किया है उन्हें समुचित दंड मिल सके, उन्हें सीख मिल सके ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना फिर से दोहराई न जाए। प्रज्ञा प्रवाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित आज का यह कार्यक्रम भी इसी दिशा में सत्य को सभी तक पहुंचाने के प्रयास के रूप में है। आज के इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की दुर्दशा के संदर्भ में मुख्य वक्ता आदरणीय श्री रमापद पाल जी भाई साहब, माननीय सह क्षेत्र प्रचारक पूर्व बंगाल क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ स्तंभकार व सामरिक विश्लेषक श्री दिव्य सोती जी का मार्गदर्शन हमें विस्तार से प्राप्त होगा। आप सभी धैर्य से सुने इसे। आप सभी को पुनश्च प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। अभी खेला इन बंगाल 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि इसमें वही जेंडर वायलेंस का प्रयोग हुआ है जैसा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और स्ट्रेटेजी होती है टू एलिमिनेट इंट्रा पार्टी पॉलिटिकल राइवल्स, जैसा कि उन्होंने प्रयोग यूएसएसआर में किया, नॉर्थ कोरिया में किया, चाइना में अप्लाई किया। उसके बाद टारगेट होते हैं काश्तकार, किसान, वंचित वर्ग, कलाकार, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, विचारक, विदेशी लोग और आम नागरिक। जिसने भी भिन्न राजनीतिक धारा को चुना वह टारगेट हो जाता है।
मैं आमंत्रित कर रही हूं अपने प्रमुख वक्ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक परंपरा है प्रचारकों की। प्रचारक यानी ऋषि जो समाज का स्वरूप व्यवस्थित व अनुशासित करते हैं। आज हमारे मुख्य वक्ता है श्री रमापद पाल जी। आप इसी ऋषि परंपरा से हैं। आप 1993 से प्रचारक हैं। 2003 से 2015 तक आप दक्षिण बंग प्रांत प्रचारक रहे। 2015 से 18 तक क्षेत्र प्रचारक प्रमुख रहे। 2018 से सह क्षेत्र प्रचारक बंगाल व असम प्रांत के रूप में आप दायित्व निभा रहे हैं। आप हम सभी का मार्गदर्शन हेतु आप सादर आमंत्रित है। माननीय श्री रमापद पाल जी। नमस्कार, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा भाई साहब। अच्छा, ठीक है भाई। दीदी नमस्कार। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रज्ञा प्रभा तरफ से आप लोग जो हमारे साथ बात करने के लिए आए, इसलिए सबको नमस्कार देता हूँ। बांग्ला भाषी होने के कारण हिंदी थोड़ा बीच बीच में बंगाल भी आ जाएगा ऐसे लगता है, तो आपको समझ में आए ऐसे कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा का दौर आप लोग को मिला, जो अभी भाई साहब रिपोर्टिंग में किया, इसके पीछे और 2-3 विषय हम लोग को सोचने का समय आ गया। पश्चिम बंगाल का बारे में जो विषय है कि इतिहास में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा अत्याचार बंगाल के ऊपर ही हुआ है। बार बार 3 बार हम लोग को झेलना पड़ा। आप लोग को सब मालूम है कि 1905 में जब बंगो भंगो विभाजन करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा दिया इंग्रेज का अमल में, लॉर्ड कार्जन का नेतृत्व में। उस समय इसी जगह का मनीषी लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगो भंगो उस समय रद्द किया गया। 2011 में उसको वापिस लेना पड़ा। परंतु हम लोग को दूसरा बार जो देखना पड़ा कि और 1947 तक 1947 तक मूलतः मुस्लिम लीग का राज बंगाल में चल रहा था। इसके कारण 46 में ग्रेट कैलकाटा किलिंग का बारे में आपको जानकारी है। हजारों संख्या में हिंदू को मारा गया उस समय सुहरावर्दी का नेतृत्व में। बाद में कम्युनिस्ट का जो चर्चा में आया कि कम्युनिस्ट का उस समय जो था अभी वही है। उस समय वो बताया था, उस समय ज्योति बसु का नेतृत्व में वो लोग बताया पहले पाकिस्तान का दाबी मानना होगा, उसका बाद देश का स्वाधीन होगा। एक ही स्लोगान फिर से हम लोग देख रहा है। इसके कारण 1947 में जो देश विभाजन हुआ, सबसे ज्यादा देश के लिए, समाज के लिए वंदे मातरम बोलते बोलते अपना जीवन गंवाया बंगाल का बहुत आदमी। हजारों संख्या में फांसी का फंदा में वो गया। अखंड भारत देखने के लिए उसका स्वप्न में था। परंतु हम लोग को मालूम है कि 17% मुस्लिम और 23% जमीन लेके और पवित्र स्थान का पाकिस्तान का बारे में पाकिस्तान उसको मिल गया। उसका उस समय स्लोगान भी ऐसी था, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। परंतु हम लोग देखा उसका सिलसिला अभी भी चालू है। वो स्लोगान परिवर्तन कर दिया। उसका स्लोगान अभी आ गया, हंस के लिया पाकिस्तान, उसके लेंगे हिंदुस्तान। घुसपैठिया का माध्यम से, अनुप्रवेश का माध्यम से बांग्ला को फिर से विभाजन करना, ये उसका दिमाग में घूम रहा। इसलिए वो बोलना भी शुरू किया, ग्रेटर बांग्लादेश हम लोग बनाएंगे। उसका बाद हम लोग देखा 71 का बारे में आपको मालूम ही है। बांग्लादेश का जन्म हुआ। हजारों संख्या में और बांग्लादेश से हजारों हिंदू को शरणार्थी के नाते, रिफ्यूजी के नाते जैसे 47 में आना पड़ा। दुर्भाग्य का बात यह है उसका नाम हो गया पाकिस्तान, परंतु हमारा नेतृत्व का नेता का दिमाग में भारतवर्ष मतलब इसका अलग जो मिला हमको कुछ, उसका नाम हिंदुस्तान घोषणा नहीं किया। ये दुर्भाग्य का बात है। इस हो गया सेक्युलर कंट्री हो गया, इसलिए सब रह सकता है। पॉपुलेशन ऑफ एक्सचेंज वो भी नहीं हुआ। पंजाब में कुछ स्थान पर हुआ, परंतु बांग्ला से एक्सचेंज नहीं हुआ।
अभी बंगाल का जो स्थिति है इसमें आप लोग देखेंगे तो बंगाल में 27% मुस्लिम हो गया। अभी बांग्लादेश से भागते भागते लाखों करोड़ों संख्या में अब हिंदू लोग इधर आना शुरू किया। उस समय इधर का जो संख्या था अभी 7% बांग्लादेश में हिंदू है। पाकिस्तान में 1% बाचा गुचा है। रेगुलर उसके ऊपर अत्याचार होता है। जैसे देखा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गया तो 5-7 गांव तो ऐसे उजाड़ दिया। ऐसे घटना चलती रहा। इसलिए समाज के अंदर जो स्थिति है अभी कि बंगाल में जो 3 बार हम लोग के ऊपर अत्याचार हुआ, इसका सिलसिला अभी भी चालू है। जैसे मुस्लिम का संख्या में बताया 27%, परंतु घुसपैठियों की संख्या जो सरकारी आंकड़ा है अभी करोड़ों के संख्या के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिया मुस्लिम इधर है। राजनीतिक दल का माध्यम से वो तो पूरा तुरंत रेशन कार्ड मिल जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है, वोटर कार्ड मिल जाता है, इससे वो इधर के नागरिक बन जाता है। ये का बारे में आपको मालूम है, जब शुरू किया कितना अत्याचार इधर हुआ। अभी तक 1 करोड़ के आसपास हिंदू के पास सिटीजनशिप कार्ड अभी तक नहीं मिला और रेशन कार्ड उसका पास सिटीजनशिप नहीं मिला। ऐसे बहुत संख्या में देखेंगे तो बांग्लादेश जो आया हुआ है ज्यादातर SC ST का संख्या ही उसमें है। SC ज्यादा है, जिसको बंगाल में नमोशूद्र संप्रदाय बोलता है, मोतुआ संप्रदाय बोलता है। एक बहुत बड़ा संख्या में अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला, जमीन का पट्टा भी नहीं मिला। ऐसी स्थिति अभी इसका अंदर है। इसलिए जो उधर से आ रहा है अभी हजारों नहीं लाखों संख्या में रोहिंग्या, वो भी बंगाल के आने के लिए तैयार है, बॉर्डर में खड़ा है। वो भी घुसने के लिए कोशिश कर रहा है। वर्तमान सरकार उसको घुसाने के लिए भी काम चालू कर दिया। ये सबसे दुख का दर्द का बात है। हम लोग देखा कि देश विभाजन के समय 30 साल कांग्रेस ने राज किया बंगाल में। उसी समय से तोषण तो पहले ही से था, वो तो चल रहा था। बाद में 34 ईयर कम्युनिस्ट राज किया। कितना अत्याचार उसका वर्णन आप लोग सुना है कुछ देर पहले, मैं ज्यादा नहीं बताएंगे। उसका बाद में अभी 10 साल जो तृणमूल का जो सिलसिला चलो एक ही है, वो अलग रूप से देखा रहा है। ऐसे कुल मिलाकर हिंदू के ऊपर अत्याचार का दर एक ही प्रकार ही है। ऐसी स्थिति आज बंगाल के अंदर चल रहा है। और दूसरा एक विषय है, बंगाल का दुर्भाग्य क्या है, 2200 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर है बंगाल के अंदर। घुसपैठिया कितना रुकेंगे, कितना BSF काम करेंगे। कांटातार का भी ज्यादातर काम नहीं हो पा रहा है। नदी है, नाला है, जंगल है। इसलिए 2200 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर हमको आना पड़ता है। तीसरा और एक नया जो मालूम है आपको, ये डोकलाम का बारे में आपको जानकारी है। चीन दीर्घश्वास फैल रहा है, वो भी डोकलाम के अंदर कितना किया आप लोग को मालूम है 2-3 साल पहले का बात। तीसरा नेपाल के साथ जुड़ा हुआ बॉर्डर है। सबसे दुख का बात है कि उत्तर पूर्वांचल को काटने के लिए बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। आपके पास खबर है, चिकन नेक बोल के एक स्थान है, बिहार और बंगाल का बीच में जुड़ा हुआ है। इतना छोटा जगह है, वो बिहार के अंदर पड़ता है। तो वो भी 70 से ज्यादा % मुस्लिम बैठ के वो काटने के लिए कोशिश किया। 2008 में आप लोग को मालूम होगा, सारा देश भर से विद्यार्थी परिषद का माध्यम से बहुत बड़ा चिकन नेक अभियान किया था। अभी भी उधर 75% से ज्यादा मुस्लिम बैठ गया। वो स्लोगन भी दे रहा है, जो ये काट देंगे तो 7 सिस्टर्स असम वाला सब काट जाएगा देश से। ऐसे एक बहुत कठिन परिस्थिति के अंदर बंगाल का जूझना पड़ता है। ये सबको जानकारी के लिए बोल रहा है। जनसंख्या के बारे में भी देखिए, इधर 23 जिला है। उस जिला के अंदर कालिम्पोंग जो पहाड़ी क्षेत्र में 23,000 आदमी बैठता है, बात करता है। इसी प्रकार एक जिला में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना सबसे ज्यादा जो अत्याचार चल रहा है, दक्षिण 24 परगना में 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा आदमी बैठता है। ज्यादातर ही वो घुसपैठिया ही है। दक्षिण 24 परगना जो गोसाबा वासंती के जंगली माहौल है, उसमें भी एक ही स्थिति, ज्यादातर पिछड़े वर्गों का शरणार्थी के रूप में वो लोग आया है। ऐसी स्थिति अभी और उधर भी देखने का हम लोग को मिल रहा है। उसका साथ साथ जो विषय है कि इस बार जब निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के पहले का बारे में भी थोड़ा सोचना है। संघ विविध क्षेत्रों का काम धीरे धीरे बढ़ने के कारण बंगाल में हिंदू समाज के आस्था मनोबल भी तैयार हो रहा था। 92 का जो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद से अभी बंगाल में इसी साल में 3-4 साल में देखेंगे तो लाखों संख्या में 25 से 30 लाख आदमी रोड पर जय श्री राम बोलते बोलते रोड पर उठा। उसका ज्यादा टारगेट हो रहा है। ऐसे 25-30 लाख आदमी आज जय श्री राम बोलते बोलते कार्यक्रम किया। तो इसलिए निर्वाचन के समय भी हम लोग देखा, राजनीतिक पट परिवर्तन का माहौल भी तैयार हुआ। 16 निर्वाचन में हम लोग देखेंगे तो राजनीतिक जो परिवेश था, उसमें राजनीतिक क्षेत्र के भाजपा का जो 3 ही सीट MLA का मिला था, परंतु इस बार 77 सीट मिला।
परंतु जो प्रॉब्लम जो है, जो 19 जो विधानसभा लोकसभा निर्वाचन के समय हम लोग देखेंगे तो पूरा बंगाल में 42 सीट का बीच में से 18 MP सीट बीजेपी को मिल गया। ये उसका दिमाग में गड़बड़ शुरू हो गया, इससे तो रुकना ही पड़ेगा। इसलिए इतना संख्या में सीट मिला, इसका मतलब जो हिसाब बोल रहा है 122 सीट में विधानसभा में बीजेपी आ गई। अभी जो स्टैटिस्टिक्स आ रहा है वो चिंताजनक है कि 80 सीट ऐसे है जहां मुस्लिम लोग वोट डालेंगे वो जीतेंगे। इसके कारण इस बार आप लोग वोट का जो एनालिसिस देखा आप लोग, ये उसी समय 2016 में 80 सीट मिला था कांग्रेस और कम्युनिस्ट को। इस बार एक भी सीट वो दोनों पार्टी को नहीं मिला। तो टोटल जो कम्युनिस्ट कांग्रेस मिल के तृणमूल के पूरा शिफ्ट हो गया, टोटल वोटर उधर शिफ्ट हो गया। और 30% मैं जैसे बताया मुस्लिम वोट, वो टोटली कांग्रेस कम्युनिस्ट से उतर के वो चला गया पूरा टीएमसी के पास। इसलिए हम लोग देखेंगे तो 70 सीट तो मिला, किंतु 120 सीट में जहां बीजेपी आगे था लोकसभा के समय वो भी नहीं मिला। फिर से 10-15 सीट ऐसे भी है 2000, 1500, 2500, 3000 वोट में भी हारा। इसके कारण दोनों प्रकार विषय आया कि हिंदू समाज के जो दुर्दशा है, 2 करोड़ 30 लाख वोट, 38% वोट बीजेपी को मिला है। इसके बावजूद भी सीट तो नहीं मिला, 5-7% से ज्यादा मिलने के कारण टीएमसी के पास 200 से ऊपर ज्यादा सीट चला गया। आपको तो मालूम है, स्टैटिस्टिक्स देने का कोई जरूरत भी नहीं है। परंतु अभी जो स्थिति जो है, जो अत्याचार का दर के बारे में जो बताया भाई साहब, विभिन्न नया प्रकार से अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे घर से घर छोड़ के बाहर चला गया हजारों संख्या में, असम में, झारखंड में, उड़ीसा में। वो सरकारी कारण पुलिस ऊपर से 3 जगह में हम लोग एफिडेविट किया, डायरेक्ट किया, तो मानवाधिकार कमीशन में, एसपी कमीशन में केस तो डालने के लिए तैयार नहीं है कोई, उसके ऊपर भी अत्याचार है। फिर से तो उसका बावजूद भी घर वापसी शुरू हुआ, परंतु आने के बाद उसके ऊपर अत्याचार फिर से शुरू हो गया। जैसे पैसा वसूल करना, दुकान बंद कर देना, लूट करना, जो अत्याचार किया आप लोग को रिपोर्टिंग में भाई साहब ने बताया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताएंगे। अभी 36 ऐसे आदमी 2 तारीख के बाद मारा गया। मारने के बाद नया जो सिलसिला उसको फंदा में लगा देता है, बोलता है सुसाइड किया, ऐसे करके मारता है। वापिस जो हो रहा है उसका वसूली कर रहा है। एक नया सिलसिला शुरू हुआ जो आ रहा है, बीजेपी को वोट डालने के लिए दिया था, इसलिए उसको हाथ से मारना शुरू किया। जैसे वो आ गया तो उसका हाथ से तृणमूल का झंडा लगा देते दंडों में, तो दंडों देने के बाद उसी लाठी से, उसी दंडों से और बीजेपी कार्यकर्ता को पिटाई करो, तोड़ करो। ज्यादातर आपको सुनने में आश्चर्य आएगा, 80% अत्याचार, जैसे टीवी ने कुछ पहले ने बताया कि वो एक ही टाइप है, कम्युनिस्ट नक्सल जैसे किया था, ऐसे जनजाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है। उसके ऊपर ज्यादा अत्याचार, टॉर्चर वो शुरू हो गया। जैसे धान पाक लिया उसका काटने के नहीं दे रहा है, ठंडा लगा के जमीन दखल करना, ये नया सिलसिला शुरू हुआ। उसका साथ साथ और एक विषय है, सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं है, वो तो है, परंतु उसके पीछे जो जिहादी तत्व आप जो बताया, ये ऑल इंडिया ने ऑल वर्ल्ड का विषय एक है। जैसे पिछड़े वर्ग जनजाति क्षेत्रों में अभी कम्युनिस्ट लोग जैसे, उसके साथ साथ झारखंड बगल में जो झारग्राम था, उधर 4 सीटों में लोकसभा में 1 सीट जीता था बीजेपी को, एक भी सीट इस पर नहीं मिला। इसका पीछे जो हिसाब आ रहा है कि उसी जगह में नक्सल, झारखंड रिफॉर्म पार्टी, ऐसे 3-4 पार्टी मिल के उसको अलग से हराया। इसलिए ये विषय एक बहुत बड़ा हमारा सामने चैलेंज भी है, चिंता का बात भी है। इसलिए आज जोर जुलूम करके तो वापिस तो आ रहा है, परंतु उसका साथ साथ उसको कैसे हम लोग टिका पाएंगे, इसके बारे में भी चिंतन होना पड़ा है। दूसरा और एक दुख का बात है कि जो हिंदू लोग ने वोट दिया टीएमसी को 25%, उसको सरकार से कुछ मिला है। जैसे सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री जो आवास योजना, वो बंगाल का आवास योजना नाम से चलता है, वो चेंज कर देता है, वो हम लोग दिया है। अभी जस हुआ, अनफान हुआ, एक के बाद एक। अभी बंगाल में 3 प्रकार आक्रमण है। एक तो जस के कारण 600 गांव उजाड़ गया पूरा पानी के कारण। दूसरा जो है, अभी कोरोना का तो दौर चल ही रहा है सारा देश भर में, उसका साथ साथ जो हिंसा के कारण हजारों संख्या में, प्राय 200 के आसपास चल रहा है ऐसे राहत केंद्र, उसमें 10,000 से ऊपर ज्यादा आदमी अभी भी उधर है, नहीं आ पा रहा है। उसका भी लेने के लिए बहुत कोशिश चल रहा है, परंतु आने के बाद उसको कैसे हम लोग टिकाएंगे, इसके बारे में भी बहुत चिंता सबके दिमाग में है। ऐसे जैसे 3-4 जिला में ज्यादातर है, बांकुड़ा बोल के एक जगह के बगल में बीरभूम बोल के एक जिला है,
उधर हमारा 24 परगना दोनों में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। उत्तर बंगाल में ज्यादा सीट जीत के आया, 30 के आसपास सीट जीत के आया, उसका भी उधर ऊपर भी हो रहा है। ये सब पिछड़े वर्गों का है, वो ज्यादा आसाम में चला गया, फिर आ रहा है कि उसको तो अत्याचार और अभी भी है। ये सिर्फ हिंदू देख के कर रहा है, उसके साथ साथ और एक नया सिलसिला जो है चुन चुन करके संघों और विविध क्षेत्र जो कार्यकर्ता, इस बार सुनने में आश्चर्य लगेगा, इस बार जो जागरण का कार्यक्रम हुआ, उस जागरण कार्यक्रम में लाखों संख्या में विविध क्षेत्र संघ मिल के हम लोग बीजेपी छोड़ के बहुत अच्छे जागरण किया था, और घर में जाना, विषय राजना, इसलिए तो 38% वोट भी मिला है। उसका भी लिस्ट बना के सरकारी तरफ से उसके ऊपर अत्याचार आक्रमण शुरू हो रहा है। जो बार ऑनलाइन में किया, अभी पुलिस बुला बुला के उसको तरह से उद्योग करने के लिए धमकी दे रहा है, जीवित कैसे रहेगा, देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे बहुत प्रकार से और प्रेशर भी डाल रहा है। इतना अमानविक है कि बुलडोजर लेके घर तोड़ा, ये भी बहुत जगह में हुआ। बंगाल में मछली का तो बहुत बड़ा है, जिसे मालूम है आपको मछली का, तो मछली का जो तालाब है, हजारों संख्या में तालाब में जहर डाल दिया, 20 पॉइजन डाल के मछली मार दिया। बहुत प्रकार पुकुर से अभी माछ उठा के लेके वो लूट कर रहा है। घर के साथ साथ वो भी चल रहा है। महिला के बारे में तो हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आपको सब मालूम है कितना ऊपर अत्याचार बलात्कार हुआ, वो मुंह से बोल नहीं पा रहा है। इसके कारण ऐसी स्थिति अभी तो बहुत है। लोकतंत्र तो मजबूत करने के लिए हम लोग तो टारगेट कर रहे हैं, उसके पास खड़ा होने के लिए संघों, विविध क्षेत्रों का कार्यकर्ता सब मिल के हम लोग कर रहे हैं। उससे ज्यादा टारगेट करने का और भी कारण है। जो सीट 77 मिला, उसमें सो देखेंगे तो 31 सीट जो है वो SC/ST डोमिनेटेड इलाका से मिली। इसके कारण भी उसका दिमाग में बहुत गुस्सा है। ज्यादा बुद्धिजीवी अपर क्लासेस जैसे बोलते हैं, जैसे कलकत्ता गोलबर्ग में एक भी सीट नहीं मिला, यहाँ ज्यादातर आदमी रहता है, वोट डालने के लिए ही नहीं गया। 51% 52% पोलिंग हुआ और उधर 80% से ऊपर ज्यादा वोट हुआ। इसके कारण उसको दिमाग में ऐसे आ गया कि उसको एनी हाउ उसको उखाड़ फेंकेंगे। और नया जो सिलसिला शुरू हुआ, दुख का बात है कि बहुत हिंदू शून्य गांव हो रहा है, हिंदू शून्य हो रहा है। वहां से 10-20-25 घर है तो उसको भगा के मुस्लिम लोग दखल करना शुरू कर दिया। सरकार कुछ नहीं करता है। ऐसे प्राय 10-15 अभी खबर है, 15 तक गांव ऐसे हिंदू शून्य हो गया, हिंदू वहां से उठ के चला आया। जैसे BSF का बॉर्डर में 10 किलोमीटर में बताया 2200 किलोमीटर बॉर्डर, उसी बॉर्डर से 10 किलोमीटर फाका होना शुरू हो गया। वो सब उठ के शहरी तरफ कुछ ना कुछ जीवन जीविका करने के लिए आ रहा है, वो बॉर्डर छोड़ने का स्थिति में आ गया। इसलिए बॉर्डर कैसे हम लोग सुरक्षित करेंगे, केंद्र सरकार तो हम लोग बोला है, तो परिस्थिति ऐसे है कि 10 किलोमीटर तक हिंदू कैसे रहेंगे, ये भी एक बहुत क्वेश्चन मार्क हो गया। उसका टारगेट ऐसी है, वहां से हिंदू को भगाना, वो दखल करना, एक नया विषय अभी उधर भी शुरू हो गया। इसलिए और एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसे पेट में मारने बोलते हैं, बांग्ला में बोलते हैं पेटे मारा। तो जो भोजन के लिए जो रेशन कार्ड रहता है, सरकार 2 रुपया वाला चावल मिलता है, सब रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड तीनों छीन के आग में डाल रहा है, चुन चुन के उसको लेके आग में डाल देता है। इसलिए सरकारी कोई मदद और वो नहीं मिले उसको, इसलिए उसका भी कोशिश बहुत प्रकार से चल रहा है। ये नया सिलसिला। इसलिए उसका जो है, जो मैं बताया कि जो वापिस आ रहा है, उसका जमीन दखल करना, टैग लगा के उसको दखलदारी देना, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, अलग रूप से वो भी शुरू किया। और एक क्या है, हिंदू के बीच में ही डिविजन करने के लिए वो भी एक बहुत प्रकार चल रहा है। गरीब पिछड़े वर्गो तुम लोग को मार रहा है, देखो अच्छा आदमी जो अपर क्लास आदमी कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे करके हमारा बीच में भी डिविजन लाने के लिए, जैसे जहाँ पिछड़े वर्ग है वहाँ से कम्युनिस्ट जैसे किया, उसका क्रिश्चियन लोग भी पहुँच गया, हम लोग अडॉप्ट करेंगे, आपको घर बना देंगे। ये भी एक वर्ल्ड मिशन के माध्यम से भी एक बहुत बड़ा सिलसिला उसका पीछे भी चल रहा है। इसलिए आज मैं जो बताया कि विभिन्न प्रकार के अत्याचार वर्ग का मैं बताया, उसका साथ साथ सामाजिक जो संगठन है उसको भी डर पैदा करने के लिए वो बहुत प्रकार वही कोशिश कर रहा है। जैसे बड़ा बड़ा संगठन इधर है, इसलिए वो चुपचाप बैठा है। इसलिए आज समाज के अंदर जो स्थिति मैं आपको जानकारी में दिया, अभी संघों, विविध क्षेत्रों, हजारों कार्यकर्ता का केसेस आ रहा है, कितना केसेस डाल रहा है, मर्डर केस, ऐसे अगजनी का केस, गांजा का केस। इसके कारण क्या, उसको बेल ही नहीं मिलेगा, वर्षों भर रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति एक जगह खत्म हो गया, तुरंत उसका और एक केस में डाल देना, एक नया शुरू हुआ। इसके कारण संघों, विविध क्षेत्र कार्यकर्ता काम नहीं करने देंगे, ऐसी प्लानिंग करके कर रहा है, और ये घर में बैठते कर रहा है। आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा, तो वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो पंचायत का माध्यम से सर्टिफिकेट मिलेगा तो अभी वैक्सीन आपको मिलेगा।
तो फर्स्ट डोज मिलने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पंचायत ऑफिस के पास जाना पड़ेगा। पंचायत तृणमूल का है। 30% सीट में पंचायत चुनाव ही नहीं हुआ। तो जो चुनाव हुआ बंगाल में, कैंडिडेट खड़ा नहीं करने दिया उस समय से ही। तो वो उस पास जाएगा तो जो बीजेपी को वोट डाला, जिस सीट में, जिस बूथ में ज्यादा वोट मिला, उसी जगह से चुन चुन करके उसको वैक्सीनेशन देने के लिए अभी भी वो लोग तैयार नहीं है, उसको स्लीव नहीं मिलता। ये भी एक नया शुरू हुआ, इसके वैक्सीन नहीं मिलेगा तो बचेगा कैसे कोरोना के माध्यम से? ये भी एक नया चैलेंज हमारा सामने आ गया। जो संघ विविध क्षेत्र कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको वैक्सीनेशन हम लोग कैसे करेंगे? प्राइवेट के माध्यम से कितना कर पाएंगे? हजारों हजारों रुपया एक वैक्सीन के लिए लगता है। इतना पैसे इकट्ठा करना भी कितना कठिन है, आप लोग को मालूम है। इसलिए ये भी एक नया विषय शुरू हुआ, जैसे विविध क्षेत्र कार्यकर्ता की वैक्सीनेशन मिलना भी बंद करने के लिए वो टारगेट किया है। इसमें सफल भी हो रहा है। बहुत गांव से लंबा लाइन देखा देता है, किंतु उसको नाम तो एंट्री नहीं हो रहा है, इसके कारण वापिस आ जाता है। ऐसे वैक्सीनेशन के बारे में नया एक सिलसिला वो लोग शुरू किया है। ये बहुत चिंता का बात है। इसलिए अब लोग जो हम लोग अभी तक किया है उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी में देंगे। सांवैधानिक स्तर से जैसे कोर्ट ऑर्डर दिया है सबको घर वापसी लेके आना। घर वापसी तो पुलिस लेके आ रहा है, परंतु उसके बाद जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग तरीका हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे हजारों संख्या में जो बेघर है वो घर दखल करने के लिए आ रहा है आदमी। नया जो शुरू हुआ, घर में कोई नहीं है 1 महीना, तो आके जाके बोले मेरा घर है, घर के जाके बैठ जा रहा है। इसके पीछे जैसे हिंदू भी है, उससे ज्यादा जो जिहादी तत्व है, इतना अत्याचार अब लोग सुना गया। इसमें 90% जिहादी तत्व पीछे काम कर रहा है। सामने एक तो हिंदू सरदार जैसे हिंदू रहता है, उसका नेतृत्व में वो आके ऐसे धर्षण, हम लोग स्ट्रेटेजी हम लोग को मिला गया। हमको सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा, 18 से 25 वाला उम्र वाला जो मद्रासा में मुस्लिम लड़का, वही ज्यादातर धर्षण किया। नेतृत्व में सब मुस्लिम, तो नेतृत्व में हिंदू 1-2 लड़का था। ये भी खबर धीरे धीरे उभर कर आ रहा है। इसलिए आज 3-4 कमीशन के भीतर में हम लोग दिया है, जानकारी दिया है। उसका चेकिंग भी शुरू है सरकारी तरफ से। इसके कारण घर वापसी धीरे धीरे हो रहा है। अभी भी 5-7 हजार आदमी अभी भी बेघर है, उसको कैसे लेके आएंगे इसके बारे में भी संभव भी तो सब मिलके अब चर्चा भी चल रहा था। कोरोना के कारण कोई एजुटेशन नहीं कर पाएगा। 15 तारीख है, फिर से 15 तारीख से बढ़ा देगा लॉकडाउन का, उसके कारण कोई एजुटेशन अब नहीं कर पाएगा। मीडिया के बारे में तो जानकारी आपको मिला, कोई मीडिया उसका प्रचार भी नहीं किया। अभी अभी थोड़ा बहुत केंद्रीय तरफ से कोई मीडिया, नेशनल मीडिया कर रहा है, परंतु कितना हुआ उसका अत्याचार के बारे में तो जानकारी अभी तक सबके सामने नहीं आ रहा है। इसके कारण इस जो परिस्थिति पीड़ित व्यक्ति को चिंता का सबसे विषय है। इसलिए मैं 5-7 मिनट ऐसे बोल सकता है कि अभी आप लोग क्या कर सकते हैं। ये बंगाल का झेलना तो पड़ेगा, उठ के खड़ा तो बंगाल के ही होना पड़ेगा, परंतु अभी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति का बारे में मदद आप लोग कर सकते हैं। जैसे आर्थिक स्थिति का मतलब बहुत घर का भोजन पानी का व्यवस्था भी नहीं है। पानी का जो नल था घर का सामने वो भी तोड़ के चला गया, पंप सेट बंद कर दिया, पानी नहीं पियेंगे ऐसी स्थिति में ये भी कर रहे हैं। एक नया शुरू हुआ है। दूसरा जाए जो राहत कार्य हम लोग करने के लिए जाएंगे, तो राहत कार्य देने के बाद वो चुप चुप के जाना पड़ता है। सेकंड लाइन 3rd लाइन खड़ा करके डायरेक्ट कार्यकर्ता जाके नहीं दे पाता, ऐसी स्थिति है। जिसको मिलेगा तो तुरंत उसको आके छीन लेगा। नया 3-4 दिन से जो शुरू किया, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से पैसा आपको बैंक में डाला गया है, वो जो आवास योजना के पैसा मिला है, अनफान के समय जो पैसा मिला है, केंद्रीय स्तर से जो मिला वो वापिस दीजिए। ये भी जो जुलूम शुरू हो गया, बहुत पैसा उसमें भी शुरू कर दिया। एक दुकान खोलने के लाखों रुपया, 2 लाख रुपया भी डिमांड करता है। ऐसी स्थिति अभी है। दूसरा, चिकित्सक के बारे में भी बहुत जख्मी है, बहुत संख्या में जिसको कुपा गया, मारा गया, उसको भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करके चिकित्सा के लिए बहुत पैसा अभी है, उसको भी मदद करना पड़ेगा। तीसरा और एक जो है, जो वकीली व्यवस्था है, एडवोकेट का विषय है। हजारों केसेस आ रहा है, एक केसेस कौन देखेगा? एक केस के लिए कितना पैसा लगता है आप लोग को मालूम है, जो एडवोकेट लाइन में है। इसलिए एक केसेस तो वर्षों भर नहीं, 4-5 साल तक चलेगा। इसका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारा सामने है। जिन लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वकील भी मदद कर रहे हैं, बंगाल में भी वकील मदद करेगा तो उसको पीछे भी केस डाल देता है, उसको ऊपर लगता है। ये भी उसका टारगेट है, जो नहीं काम करे इसलिए वो भी डर के मारे कुछ जगह में खड़ा होने के लिए चेष्टा तो कर रहा है, वो भी स्कीम चल रहा है। इसलिए हम लोग 4-5 विषय पर थोड़ा चिंतन किया है। जैसे बंगाल के अंदर बीएसएफ के साथ संपर्क तो हुआ, केंद्रीय सरकार का विषय है, परंतु उधर गांव भाग के नहीं आई, इसलिए सीमा चेतना मंच के नाम से कुछ प्लानिंग योजना हम लोग करेंगे सोच रहा है। उधर ग्राम छोड़ के आएगा तो वो और दिक्कत हो जाएगा, उसमें ग्राम में ही रहना है, इसलिए बताने के लिए
वो पूर्णकालिक के नाते बस कुछ प्रकार चिंतन खेलकूद केंद्र वगैरह बहुत प्रकार जो उपाय करने के लिए आर्थिक स्थिति खराब हो गया उधर, उसके बारे में भी तो बहुत कुछ चिंता आप लोग भी कर रहे हैं। दूसरा जैसे कर्मसंस्थान का विषय के बारे में भी चर्चा चल रहा है, जैसे लॉकडाउन के कारण बहुत बंद भी हो गया। आप लोग का मालूम है कि हजारों लाखों संख्या में और बंगाल से नौकरी नहीं मिलने के कारण काम करने के लिए बाहर प्रदेश में, आपका प्रदेश में भी बहुत आदमी जाके काम करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो जो बाहर गया उसको काम जैसे मिले, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो आपको संपर्क में है वो कौन कहाँ काम कर रहा है, उसको मदद मिले, इसके बारे में भी आप लोग सोच सकता है। तीसरा और एक विषय है कि बंगाल में भी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता इधर कोई छोटा मोटा फैक्ट्री चलाता है, सोर्स दे सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी थोड़ा सुझाव आ रहा है। तीसरा उधर का कोई कैडर, जैसे हमारा बहुत प्रकार IAS IPS ऑफिसर उत्तर प्रदेश प्रांतों का है जो आपका साथ संपर्क हो सकता है, वो इधर काम के लिए PDM वगैरह IAS IPS बहुत प्रकार का सरकारी कर्मचारी इधर है। उसका मन में तो थोड़ा बहुत हिंदुत्व तो है, तो डर के मारे वो कितना करेंगे मालूम नहीं, तो परंतु उसके साथ भी आप लोग संपर्क करके हम लोग को लिंक देंगे तो हम लोग भी संपर्क कर सकता है, वो भी कुछ ना कुछ मदद कर सकता है। ये भी चिंतन में आना है। दूसरा और एक है कि हमारा सबसे जो कठिन जनजातीय इलाका में जो डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, तो भूख मरेगा ऐसी स्थिति में इसको कुछ मदद करने के लिए हम लोग भी जैसे पुनर्वासन के लिए भी कुछ मदद, हजारों संख्या में घर तोड़ दिया, उसको ठीक ठाक करने के लिए सरकारी मदद कब मिलेगा मालूम नहीं, परंतु बारिश भी शुरू हो गया बंगाल में, इसके कारण उसका कुछ पुनर्वासन के लिए थोड़ा बहुत मदद करना, वो भी चिंतन में हम लोग कर रहे हैं। ऐसे भी चर्चा भी चल रहा है कि ऐसे पढ़ाई के बारे में तो स्थिति ठप हो गया, पढ़ाई तो बंद ही हो गया लोग को, इसके कारण जो पिछड़े वर्गों का लड़का लड़की उसको पढ़ाई के बारे में जैसे वन टीचर स्कूल चलता है, एकल विद्यालय का प्रोजेक्ट है वनबंधु परिषद का, परंतु इसके साथ साथ भी हम लोग को भी सेवा विभाग के माध्यम से कुछ ऐसे पढ़ाई के बारे में भी मदद करना, मान लीजिए 1-2-3 लड़का को एडप्ट करना, वर्षों भर का उसको जो सहयोग देना, ये भी हम लोग चिंतन में आ रहा है। ऐसे वनवासी क्षेत्र में कलानाश्रम काम कर रहा है, परंतु कुछ मामूली काम है, ज़्यादा बहुत है ऐसे नहीं है। 100, 200, 400, 500 कार्यकर्ता को निकाल के उसको पूर्णकालिक के नाते जनजाति क्षेत्रों में जैसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ पूर्णकालिक निकाल के उसको वर्षों भर, वर्ष 2-3 वर्ष प्लानिंग करके उसको भी हम लोग मदद कर सके, तो उधर भी काम थोड़ा बढ़ेगा, ये भी चिंतन में आया। उसके साथ साथ और एक विषय आया कि परिचित जो आदमी, इसको मनोबल ठीक रखने के लिए उत्तर प्रदेश का बहुत आदमी बंगाल में रहता है काम के लिए, उसका भी मदद करने के लिए उसको मनोबल ठीक रहे। एक ये भी चल रहा है कि ये बाहर से आने वाला बंगाली और बिहारी, बंगाली, हिंदीवासी, बंगाली, मराठी, बंगाली, राजस्थानी, बहिरागत एक शब्द चालू आप लोग सुना है भाषण के समय, बहुत प्रकार आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है, वो लोग इधर का आदमी नहीं है, डिस्टर्ब कर रहा है। ये भी एक बीच में फूट डालने के लिए बहुत प्रकार कोशिश इधर भी चल रहा है, ये चिंता का बात है। इसलिए हमको लगता है कि आपको मैं विनती करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितना आदमी इधर काम के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए बैठ गया काम कर रहा है, उसका भी मोरल डाउन नहीं हो, वो भी रुके रहा है, हमारे साथ एक साथ काम करे, हमारे साथ संपर्क थोड़ा बहुत है ही, वो काम कर रहा है, परंतु ये भी एक टारगेट करके आप लोग करेंगे तो उसका भी सहयोग हो सकता है। इसलिए हम लोग अभी तक SC ST मानवाधिकार, महिला एवं चाइल्ड के बारे में जो आयोग उसको सब जानकारी दिया है, उसका सेटिंग सरकारी तरफ से अभी शुरू हो गया, परंतु वो होने का बावजूद भी इधर का जो पीड़ित शोषित इलाका है, हिंदू समाज के खड़ा करने के लिए सब संगठन मिल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के तो बांटना ही है, इसलिए बंगाल का काट देंगे तो बंगाल का हिस्सा अलग हो जाएगा, तो देश ही बचेगा नहीं। इसलिए आप लोग का भी मन में चिंतन है, कष्ट है, दुख तो है, ये शेयर करने के लिए तो अच्छा कार्यक्रम हुआ, परंतु मैं जैसे 7, 8 और 10 सुझाव दिया, आप लोग भी कुछ जैसे मीडिया का बारे में भी, मीडिया को मैनेज करने के लिए मीडिया भी कितना हो गया, सोशल मीडिया में जो आपको काम कर रहा है, जैसे प्रज्ञा प्रभाव के साथ आप लोग जुड़ा, जो बोल सकते हैं सज्जन शक्ति, ओपिनियन मेकर, ट्रेंड सेटर, आप लोग भी उधर मीडिया का कैसे प्रभावित कर सकता है, सोशल मीडिया के लेकर लेख के माध्यम से कैसे आप लोग उसका भी प्रज्ञा जगत में उसका परिवर्तन कैसे हो सकता है, जैसे शिक्षा जगत का परिवर्तन के साथ साथ और चिंतन का जगत का भी, अभिमान का जगत का भी परिवर्तन आप लोग कर सकते हैं अपना माध्यम से, ये भी आप लोग के पास मैं बोलने का कोशिश कर रहा है। जैसे और कार्यकर्ता आप लोग प्रज्ञा प्रवाह के माध्यम से जानकारी मिला, हम लोग को इच्छा है कि आप भी जिला जिला स्तर पे जो प्रज्ञा प्रवाह का काम है उसका पास भी
ओरिजिनल जो जानकारी आपके पास है, आपके पास तो मालूम है, सब आप लोग डाटा दिया है, वो भी सबके पास जाए। और पूरा बंगाल के साथ आप लोग है ये दिखाने के लिए नहीं, ये अंतर से है, ये मालूम है कि संघों से मिल के हिंदू समाज के लिए काम कर आ रहा है। ये बोलने में तो कठिन लग रहा है, परंतु ये विषय में थोड़ा बहुत आपके सामने करने की मैं कोशिश किया, इसलिए जानकारी आपको मिल गया कैसे कैसे आप लोग मदद कर सकते हैं। जैसे इधर वास्तुहारा सहायता समिति बोल के एक संगठन है, तो एनजीओ देश विभाजन के समय से एनजीओ चल रहा है, इसके माध्यम से राहत कार्य चल रहा है। प्रांतों केंद्रों में का अकाउंट नंबर वगैरह अपील दिया है, आप मांगेंगे तो मैं भी उसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। जैसे हम लोग त्यागी जी को मैं फॉरवर्ड कर देंगे, उसमें आप लोग राहत का जो दे सकते हैं, राहत के लिए आर्थिक अनुदान और जो कुछ मेडिकल के बारे में जो बताया, और जो मैं बताया कि जो पिछड़े वर्गों उसको पूर्णकालिक के बारे में संगठन का मदद करना, और कोई परिवार को एडॉप्ट करने के लिए स्थिति तो सुदूर प्रसारी है, नहीं लगेगा, परंतु तो बंगाल तैयार है, खड़ा संघर्षशील समाज है, हम लोग भी पूर्ण दम से कोशिश कर रहे हैं। उसको कैसे खड़ा करेंगे, कैसे खड़ा होगा, जिसमें रूप के द्वारा आगे आएंगे। जैसे श्यामा प्रसाद ने बताया प्रतिवाद करो, उसका बाद जो बताया प्रतिशोध भी लेना पड़ता है। ये विषय तो एनआर का विषय नहीं है, ये इससे ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए सब संगठन मिल के कैसे बंगाल फिर से रुके खड़ा होंगे, कैसे उसको प्रतिरोध का विषय आएगा, इसके बारे में हिंदू समाज धीरे धीरे उभर कर आ रहा है। हम लोग की पूर्ण दम से सब संगठन मिल के कुछ ना कुछ सहयोग आपको तो मिलेगा ही, इसके कारण जरूर हम लोग खड़ा होंगे। ये संघर्षशील बांग्ला जैसे देश विभाजन के समय संघर्ष किया, उसको झेलना पड़ा, अभी भी संघर्ष का स्थिति में है, इसलिए ये रुक के हम लोग जरूर खड़ा होंगे। आपको मदद चाहिए, आपको मोरल सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए प्रज्ञा की तरफ से आप लोग जो आया है, हमारा बात भी आप लोग सुना। तो पहले दीदी और दादा ने ज़्यादा ने बताया पूरा रिपोर्टिंग, आपको जानकारी मिला, इसलिए कैसे आप लोग मदद कर सकते हैं उसका बारे में भी आप लोग मदद करेंगे, इसे सोच के मेरा तरफ से सबको नमस्कार करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। आपने बताया कि टारगेट होने के कई कारण रहे। धार्मिक आयोजनों में 25 से 30 लाख एकत्रित होते थे। आपने चुनाव परिणामों का विश्लेषण भी बारीकी से किया, हिंसा अत्याचार का विश्लेषण किया, राजनीतिक संघर्ष से यह हिंसा कुछ अधिक है ऐसे संकेत मिले, योजनाओं के नाम परिवर्तित कर दिए गए, ममता दीदी के मन में जो गुस्सा है उसके भी कारण आपने बताए, सुरक्षा के बिंदु, बॉर्डर्स की सुरक्षा पर आपने चिंता जताई, आईडीज को समाप्त कर देना, बहुत सारी चिंताएं हैं, पलायन, धर्मांतरण की, रोजगार की चिंता, अध्ययन अध्यापन की चिंता। उठना तो बंगाल को पड़ेगा, सभी लोगों को, संपूर्ण देश को मदद के लिए आगे आना होगा, ऐसे संकेत आपके उद्बोधन में मिले। विभिन्न संगठनों द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे और सभी का मनोबल कैसे बनाया जाएगा, सभी संगठन किस प्रकार से मिलकर कार्य करेंगे, ऐसा आपने हमें संकेत दिए हैं। हम अपने संगठन के माध्यम से भी आपको आश्वस्त करते हैं कि प्रज्ञा प्रभा भी इस दिशा में कार्य करेगा। आपका पुनः धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री दिव्य कुमार सोती जी। आप प्रसिद्ध स्तंभकार एवं सामाजिक विश्लेषक हैं, जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं, लॉयर हैं, ब्लॉगर हैं। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं। आप अनेक पत्र पत्रिकाओं, दैनिक जागरण, एबीपी लाइव, साउथ एशिया मॉनिटर .org bylines एट इंडियन डिफेंस रिव्यूज, कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता, इंटरनेट, बिजनेस, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी लॉज में आप पारंगत हैं। आप आमंत्रित हैं आज के कार्यक्रम में आशीर्वचन के लिए। श्री दिव्य कुमार सोती जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले डॉक्टर तिवारी जी ने और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं रमा पदपाल जी ने एक बहुत ही विस्तार से सब कुछ कहा है,
मेरे पास कहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ उन्होंने कहा है उनकी बात को ही आगे ले जाते हुए उसमें कुछ जोड़ते हुए कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर तिवारी जी ने जो वहां पर हिंसा हुई है उसके कुछ आंकड़े हमारे साथ शेयर किए, उसमें मैं एक बार दोबारा से उनमें से कुछ आंकड़े जो हैं उन्हें पढ़ना चाहता हूँ और उनको रेखांकित करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो 2 जून के चुनाव परिणामों के बाद से जो हिंसा भड़की है उसमें 35 से 36 लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन जैसा कि रमापत पाल जी ने बताया, कई मामले ऐसे हैं जहां पर जिस व्यक्ति की हत्या की गई उसको सार्वजनिक स्थान पर फांसी के फंदे से लटका दिया गया। इसके पीछे 2 उनके मोटिव हैं। एक ये है कि ये दिखाना या तो कि उसने आत्महत्या कर ली, साथ ही जो आसपास की जनता है उसके अंदर एक आतंक का माहौल जो है वो उत्पन्न कर देना। ये जो ये टेक्निक है ये एक जमाने में मुगल बादशाह यूज किया करते थे। जिन लोगों की हत्या हुई है उसमें से 11 महिलाएं हैं, ये ध्यान रखने की बात है। महिलाओं के साथ जो अपराध हुए हैं उसमें से आधिकारिक रूप से 4 बलात्कार की घटनाओं का जो है वो ब्यौरा है और दुष्कर्म की धमकियों के मामले तकरीबन 40 हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे जो बहुत से हिंदू मानवाधिकार कार्यकर्ता काम करते हैं, मैं उनके साथ टच में रहता हूँ, तो ऐसी वीभत्स दुष्कर्मों की वहां से कहानियां सुनने में आ रही हैं कि महिलाओं को पूरी पूरी रात के लिए उठा लिया जाता है और अगले दिन उन्हें सुबह भेजा जाता है। इससे ज्यादा बोल पाना, मतलब यहाँ सभ्य एक सभा है उसमें उससे ज्यादा बोलना उचित नहीं है। और वो महिलाएं बाहर आकर इसलिए नहीं बता पा रही हैं क्योंकि जो पुलिस तंत्र है वो पूरी तरह इन जिहादी तत्वों के साथ मिला हुआ है, खुलेआम उनके साथ मिला हुआ है। केंद्रीय जो विदेश राज्य मंत्री है वहां दौरे पे थे, उनके काफिले पर पथराव हुआ, उनकी सुरक्षा में पुलिस तैनात थी, बाहरी घेरा जो है वो राज्य पुलिस का होता है, और उसने उन हमलावरों के ऊपर कोई कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। ये पूरी तरह जो है कैमरे के ऊपर हुआ। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए महिलाओं की के लिए संभव नहीं है कि वो बाहर आकर बोलें, क्योंकि वो जब भी जैसे ही बाहर आती हैं तो अगर वो शिकायत थाने जाने की कोशिश करेंगी तो उन्हें चिन्हित कर लिया जाएगा और उनके परिवार के जो उनके प्रियजन है उन पे अगला हमला उनके ऊपर होगा। 3000 गांव इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं। ये आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है, मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने वहां पर दौरा किया था, तो ये जो जितनी घटनाएं और ये सब हमारे पास अधिकार, ये जो आंकड़े हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अभी याचिका लंबित है उसमें दिए गए हैं, लेकिन असल में जो कुछ हुआ है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने वहां दौरा किया तो तमाम ऐसी शिकायतें वहां सामने आई जो पुलिस के पास दर्ज नहीं थी। लोग घबराए हुए थे जब उन्होंने देखा कि केंद्रीय एक आयोग आया है यहाँ पर, तो वो उनके साथ सामने लिखित शिकायतें लेकर उपस्थित हुए। अब क्या है, राज्यपाल को दौरा करने से रोका जाता है। इतना ही नहीं है, अगर ममता बनर्जी का पिछला जो हम इतिहास देखें इन चुनावों से पहले का, तो वो भी कोई कम रोचक नहीं है। सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल के कमिश्नर के ऊपर एक बार भ्रष्टाचार का आरोप था तो उसमें कार्रवाई करने गई थी, तो सीबीआई टीम को ही राज्य पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सेना एक अपना नियमित अभ्यास कर रही थी हावड़ा ब्रिज पर, जिसमें वो चेक कर रहे थे कि कितनी तेजी से अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरत हो तो मतलब सैन्य सामग्री को ले जाया जा सकता है। तो उसको ममता बनर्जी ने उसमें बाधा ये कहकर डाली कि ये तो मेरे तख्ता पलट का प्रयास हो रहा है। ये इतना हास्यास्पद है, लेकिन फिर भी हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन नाटकबाजियों से प्रभावित हो जाते हैं। अभी सीबीआई ने उनके कुछ मंत्री कुछ नेताओं को एक भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर कार्रवाई की, तो मुख्यमंत्री सीबीआई के दफ्तर का सैकड़ों गुंडा तत्वों के साथ घेराव करती हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि संवैधानिक व्यवस्था तो वहां बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन इससे भी बड़े कई और मूलभूत प्रश्न हैं जिनका जो सिर्फ बंगाल के हिंदू समाज के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अब वो पूरे देश के हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण है।
उसमें सबसे पहला ये है कि संविधान द्वारा जो प्रदत्त जीने का मूलभूत अधिकार और मानवीय गरिमा के साथ जीने का जो मूलभूत अधिकार है, वो तो बंगाल में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और वो उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हिंदू जनता के एक बहुत बड़े वर्ग ने एक विशेष पार्टी के लिए वोट दिया, मतलब भाजपा को वोट दिया। तो सिर्फ उनको उनके वोटिंग चॉइस के लिए इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर बंगाल में आज कोई सख्त कदम, कोई प्रतिकार नहीं हो पाता है, तो क्या ये आने वाले समय में अगर भाजपा के लिए वोट और प्रदेशों में करते हैं हिंदू और किसी कारणवश भाजपा विजयी नहीं हो पाती है, तो क्या और प्रदेशों में भी मुस्लिम बहुल इलाकों में रहने वाले हिंदुओं को ये झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए? तो उस स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं। और रमापत पाल जी बहुत ही अनुभवी हैं। बंगाल और बिहार की जो सांप्रदायिक हिंसा है वो आज से नहीं, डायरेक्ट एक्शन के समय से ही आपस में लिंक्ड रही है। जब बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा हुई है तो उसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिला है। और अभी ये जो हालिया चुनाव के बाद हिंसा हुई है, इसका सीधा प्रभाव बिहार में दिखने लगा। अभी पिछले हफ्ते ही पूर्णिया में जो फिंगर एरिया है, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उससे मात्र 8 किलोमीटर दूर एक महादलित हिंदुओं के गांव पर जिहादी तत्वों द्वारा हमला किया गया। हमले से पहले 3 गांवों ने खुलेआम महापंचायत की और उसमें यह आह्वान किया गया कि ये हिंदुओं को इस गांव को पूरी तरह उजाड़ दिया जाए, और उसको उजाड़ दिया गया। और जो बंगाल में महिलाओं के साथ हुआ वो वहां भी हुआ। महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर दौड़ाया गया। मैं इन बातों को कहने में कोई संकोच नहीं बरतना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी दिन ये हमारे घर के अगल बगल हो, उससे पहले हम ये जान ले कि ऐसा कहीं दूर हो रहा है, तो अच्छा है कि हम सचेत हो जाएंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे निराशाजनक जो जिनका रवैया रहा है वो 2 संस्थाएं हैं। एक तो न्यायपालिका जब यह हिंसा शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कार्रवाई करे, क्योंकि राज्य सरकार अपने स्तर से कुछ नहीं कर रही है और राज्यपाल को भी पंगु बनाने का प्रयास है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग तक के दौरे को रद्द कराने की कोशिश ममता बनर्जी जी द्वारा की गई, लेकिन इसके बावजूद 1 महीना से ऊपर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाया। अगर इसकी तुलना आप करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका, अग्रिम जमानत की याचिका उन सज्जन की थी जो भारी पैमाने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी के आरोपी हैं, तो उनकी याचिका को सुनने के लिए शाम को 7 बजे कोर्ट बैठ गई। इससे पहले हम देख चुके हैं कि याकूब मेमन की याचिका को सुनने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुल जाती है। तो ये बहुत निराशाजनक है। अगर कार्यपालिका हिंदुओं का साथ नहीं देती है, उनके प्रताड़ना में एक भागीदार बन जाती है, तो आखिर आम हिंदू जाएगा कहाँ? वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और वहां से ऐसी निराशाजनक प्रतिक्रिया मिलेगी, तो ये बहुत ही हताशापूर्ण है। दूसरा, जो देश में दलित अधिकारों की बात करते हैं, हर समय वो छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर दलितों के ऊपर, दलित हिंदुओं के ऊपर ये बंगाल में अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक शब्द कहीं किसी दलित विमर्श का ठेका उठाए व्यक्ति के मुंह से सुनने को नहीं मिलता है। बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये हम पिछले कुछ वर्षों में दूसरी बार देख रहे हैं। उससे पहले जब नागरिकता कानून का मामला था, तो उस समय भी जिन पाकिस्तान से जो भाग के आने वाले जो ज्यादातर हिंदू हैं, उनमें से दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। उनको उसमें उस कानून के जरिए नागरिकता दी जानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से उसका विरोध करने वालों में तथाकथित दलित समाज के जो भलाई के लिए काम करने का दावा करते हैं, वो संगठन और लोग शामिल थे। हिंदुओं को अगर आजादी के बाद से एक समग्रता में स्थिति को देखें, तो हिंदुओं को इस प्रकार के बड़े पलायन का इससे पहले 2 बार हुआ है। 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था बड़ी संख्या में,
और 1997 में मिजोरम में जो ईसाई कट्टरपंथी थे उन्होंने ब्रू या जिन्हें रियांग हिंदू कहते थे उन्हें पलायन के लिए करीब 37,000 की संख्या में विवश किया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही राज्यों में हिंदू उस समय अल्पसंख्यक थे और एक बहुत छोटी संख्या में थे। लेकिन आज जो बंगाल में हो रहा है वो इसलिए पूरे हिंदू समाज को झकझोरने वाला है कि आधिकारिक रूप से अभी भी बंगाल में 70% हिंदू आबादी है। तो अभी तक तो हमें वहां से भगाया जाता था जहां पर हम अल्पसंख्यक थे। आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि अब हमें उन जगहों से भी भागना पड़ रहा है जहां पर हम अभी अच्छी खासी बहुसंख्या में हैं। तो ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है। ये जो एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या, अब क्या है कि पहले लगा था कि ये जो हिंसा चुनाव के बाद हुई है ये कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस और जो उनके जो इस्लामिक कट्टरपंथी समर्थक हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अपना जो गुस्सा है निकाल रहे हैं और 10-15 दिन बाद शांत हो जाएगी। लेकिन वो शांत नहीं हो रही है। आज ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कई फोटो शेयर किए, वीडियो शेयर किए हैं जहां पर पूरी हिंदू बस्तियों में घरों को एकदम ढा दिया गया है। ये अभी तक जारी है। और अगर आप ये मान के चलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कहीं से कुछ कार्रवाई हुई भी, कुछ डांट फटकार पड़ी भी पश्चिम बंगाल को, तो इसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं जारी रहने वाली है क्योंकि इसका उद्देश्य कहीं बड़ा है। ये जो अगर इस क्षेत्र की इस्लामिक पॉलिटिक्स को देखें तो पश्चिम बांग्लादेश के अंदर कई जो उनके बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, वो आज से नहीं दशकों से खुलेआम अपने रिसर्च पेपर्स में लिख चुके हैं कि जो बांग्लादेश में जो मुस्लिम आबादी जिस तरह बढ़ रही है उसे आने वाले समय में एक लेबेंसरॉम, जो एक हिटलर ने एक शब्द गढ़ा था जर्मन भाषा में, हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें तो लिविंग स्पेस, रहने की ज्यादा जगह चाहिए। तो उसके तहत ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश में जो था वो घुसाया गया। और वो जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले दल थे उनकी राजनीति को ये सब सूट करता था। अब ये चीज आगे कहीं जाने वाली है क्योंकि ये हिंसा कम तीव्रता में आने वाले 5 साल के लिए भी जारी रहने वाली है। जैसा कि रमापत पाल जी ने कहा, पहले ही बेरोजगारी आदि अन्य वजहों से वहां से धीरे धीरे पलायन हो रहा है। और अब इस हिंसा के चलते, क्योंकि 3,000 गांव प्रभावित है, 3,000 गांव कोई कम संख्या नहीं होती है, वहां हिंदू धीरे धीरे पलायन करेंगे, चुपचाप पलायन करेंगे। वो ये नहीं कि सिर्फ शरणार्थी शिविरों में आपको दिखेंगे, वो जाएंगे किन्हीं और प्रदेशों में छोटी मोटी मजदूरी करेंगे और उन गांवों में जगह खाली होगी और वहां पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए जगह बनाई जाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि किया क्या जा सकता है। रमापत पाल जी ने जो कहा वो बिल्कुल मैं उसका अनुमोदन करता हूं कि वहां पर हिंदुओं की मदद के लिए जो बाहर रहने वाले और प्रदेशों के हिंदू हैं वो जो कुछ कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। लेकिन यह है कि संवैधानिक स्तर पर और हिंदुओं को कहीं ना कहीं सेल्फ ऑर्गेनाइज और सेल्फ डिफेंस के लिए तत्पर बनाने के स्तर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जो संविधान का अनुच्छेद 355 है, वो केंद्र की ये जिम्मेदारी देता है केंद्र को कि वो हर प्रदेश को बाहरी आक्रमण और अंदरूनी अस्थिरता से बचाए और वहां ये सुनिश्चित करे कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार वहां पर शासन चल रहा है। अब इसको लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग अक्सर उठती है, लेकिन उसमें समस्या है कि जो न्यायपालिका हिंदुओं पर हो रहे इतने अत्याचारों के लिए सुनने के लिए एक घंटे का समय नहीं निकाल पाती है, 1 महीने तक, वो राष्ट्रपति शासन लगाने पर बहुत चांस इसी बात के हैं कि उसका समर्थन नहीं करेगी और केंद्र सरकार की फजीहत होगी। तो प्रश्न ये कि क्या ऐसा केंद्र के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो इसी अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये दिशा निर्देश जारी कर सकती है कि आप संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ये व्यवस्था को चलाएं। इसके अलावा एक ये जो बंगाल से लोगों को भागकर आसाम जाना पड़ा है, उसके लिए एक ये किया जा सकता है, मेरा सुझाव है कि जो केंद्र सरकार की परिसंपत्तियां बंगाल में है, जैसे कि रेलवे स्टेशन आदि,
वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा सकता है। उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कहीं जनता पर हमला होता है तो इमरजेंसी की स्थिति में वहां पर उन्हें शरण दी जा सकती है, केंद्रीय सुरक्षा बलों के कवच के अंतर्गत उन्हें लिया जा सकता है। और इसका एक समय जब पंजाब में ब्लू स्टार के समय यही स्थिति, तो ये प्रयोग किया गया था सक्सेसफुली। राष्ट्रपति महोदय जो है महामहिम, वो संविधान के गार्जियन है, उनसे सुप्रीम गार्जियन है। ऐसी स्थिति में उनको कहीं ना कहीं एक बयान जारी करना चाहिए, राज्य सरकार को लताड़ लगानी चाहिए। तो हिंदुओं के सेल्फ डिफेंस के स्तर पर कहीं ना कहीं बहुत से लोग इस बात से पता नहीं, उनको बंगाल हिंदू निरंतर हमले हो रहे हैं, तो हिंदुओं को कहीं ना कहीं आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जा सके। क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में एक समय पर जो राम जन्मभूमि के लिए रामशिला लेकर यात्रा निकला करती थी, उन पर जिहादी तत्व ऐसे ही हमले किया करते थे। और उन यात्राओं की सुरक्षा के लिए, उनमें जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी की स्थापना की गई थी, और वो प्रयोग बहुत ही सफल रहा था। ये अलग बात है कि बाद में वो जब राम मंदिर आंदोलन धीमा पड़ा तो वो मतलब किसी और दिशा में जाने लगा। लेकिन अब ये सही समय है कि उनको एक अनुशासित रूप से पुनर्जीवित किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ये बहुत ही चिंताजनक व शर्मनाक है। एक महिला मुख्यमंत्री संविधान के साथ व संवैधानिक व्यवस्था के साथ भी खेला करती है। इस खेला में उन्हें महिलाएं तो दिख ही नहीं रही, बल्कि मानवता का भी गला घोटने में संकोच नहीं कर रही हैं। यह भारतीय संघवाद पर खतरा है। एक मेजॉरिटी में आया दल व सरकार संवैधानिक संकट उत्पन्न कर रहा है। केंद्र व राज्य के संबंधों की जो परंपरा होती है, उसे भी तोड़ा जा रहा है। कार्यपालिका व न्यायपालिका भी बंगाल में चिंता उत्पन्न कर रही है। 70% हिंदू आबादी के होते हुए पलायन होना पूरे देश को झकझोरने वाला है। संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती है, इस पर आपके जो सुझाव हैं वे अत्यंत उपयोगी हैं। आपका पुनः धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर रवि जोशी जी से, सह प्रांत संयोजक देवभूमि विचार मंच उत्तराखंड से। जो चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं, रवि जी आप कृपया उन प्रश्नों को लीजिए। डॉक्टर रवि जोशी जी, चैट बॉक्स में यदि प्रश्न आए हैं तो वे आपके माध्यम से पूछे जाएंगे। जी जी, धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ज्यादा औपचारिकताओं में न जाते हुए आज के मुख्य वक्ता श्री रमापत पाल जी, सह क्षेत्र प्रचारक पूर्व बंगाल, और कार्यक्रम के कुमार सोती जी जो कि प्रख्यात स्तंभकार हैं, कोटि कोटि धन्यवाद को धन्यवाद दूंगा कि आपने पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान भयावहता है उस स्थिति पर और पूर्ण गहराई के साथ, पूरी गंभीरता के साथ उस पर प्रकाश डाला है। जैसा कि समाचार पत्रों में या कि मीडिया के द्वारा वह हम तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो मैं सीधे प्रश्नों की ओर आता हूं। बहुत सारी बातें आपके संबोधन से स्पष्ट हो चुकी हैं, किंतु उसके बावजूद भी कुछ प्रश्न हैं। और एक हमारे जो इसमें प्रश्न आए हैं, मैं डॉक्टर वंदना रोहेला जी हैं सहारनपुर से, जो पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को सामने लाकर केंद्र सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और वैश्विक पटल पर पटाक्षेप कर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर कब तक हिंदू अपनी ही धरती पर प्रताड़ित रहेगा? तो आखिर इस पर क्या हो कि क्यों नहीं सीधे सीधे वहां पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती है? ऐसा प्रश्न डॉक्टर वंदना रोहेला जी की ओर से है। तो अध्यक्ष जी और मुख्य वक्ता महोदय से निवेदन है कि आप अपने से ही आप इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। नहीं, वो राष्ट्रपति शासन लगाने में यही वो है कि जो पिछले कुछ फैसले हैं
वो सुप्रीम कोर्ट के वो ये कहते हैं कि चुनाव के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाना ऐसा है कि जो जनादेश आया है उसको एक तरह से केंद्र द्वारा खारिज कर दिया जाना। पिछले कुछ समय में जहां जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो न्यायपालिका ने उसका अनुमोदन नहीं किया है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है उसका स्वतः संज्ञान वैसे तो आपने देखा होगा कि न्यायपालिका के द्वारा लिया जाता है, छोटी सी घटनाओं का भी स्वतः संज्ञान ले लेते हैं वो बिना किसी याचिका के, लेकिन याचिका जाने के बावजूद भी उनके द्वारा 1 महीने से समय नहीं निकाला जा सका। तो इससे आप उनका जो एटीट्यूड है उसे समझ सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उसका कोई परिणाम बहुत सुखद होगा ये सुनिश्चित नहीं है। पर हाँ ये है कि कुछ ऐसे भी जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के कि अगर अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र जो है वो राज्य को दिशा निर्देश जारी करता है और उसके बावजूद राज्य उसका अनुपालन नहीं करता है तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने का एक लीगल ग्राउंड बनता है, एक सुदृढ़ लीगल ग्राउंड बनता है। तो अगर राष्ट्रपति शासन की तरफ अगर बढ़ना है तो 355 के तहत पहले कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके कुछ समय बाद फिर अगर राज्य अपना रवैया नहीं बदलता है तो ऐसी कार्रवाई फिर करनी चाहिए। क्योंकि जैसे रमापत पाल जी ने भी बताया जो जितनी बुरी स्थिति है, देखिए बंगाल में एक इस्लामी तत्वों का, नक्सल तत्वों का और मार्क्सवादी तत्वों का एक बहुत कॉकटेल बन चुका है। तो उसकी सफाई जो है वो साधारण तरीकों से तो कर पाना संभव नहीं है और वहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए भी हैं। वर्धमान में एक टेरर कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई थी कुछ वर्ष पहले, वहां वो पिक्रिक एसिड का उपयोग कर रहे थे। वो ऐसा विस्फोटक है कि अगर उसमें विस्फोट हो तो वो 1 किलोमीटर के एरिया को मतलब ध्वस्त कर सकता है वहां बिल्डिंगों को। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहां कितनी सफाई की जरूरत है, लेकिन यह है कि उसके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक कदम बढ़ाया जाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। निश्चित रूप से आपने बहुत पूरी तरीके से इस प्रश्न का एक तरीके से समाधान कर दिया है कि आखिर क्या समस्या वहां पर है। पंकज कुमार जी पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 70% से अधिक हिंदू होने के बावजूद भी धार्मिक अत्याचार से लगातार वे प्रभावित हैं और जी न्यूज और हिंदू विचारधारा के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, आखिर वो मुख्य धारा के जो मीडिया है वो आखिर इस पर खामोश क्यों है, जबकि बहुत बड़े बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आखिर मीडिया इस पर खामोश क्यों बैठी होगी? ये प्रश्न मुझसे? जी, आप मुख्य वक्ता महोदय या फिर मुख्य अतिथि मुख्य अध्यक्ष जो अध्यक्ष महोदय हैं उनमें से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दें। नहीं तो मीडिया का जहां तक एटीट्यूड है वो तो सबको सर्वविदित है। कभी हिंदुओं के ऊपर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं तो कभी मीडिया ने कोई बहुत बड़ा रोल नहीं उसमें कोई निभाया नहीं है सकारात्मक। और अगर आप अब जैसे मैंने पूर्णिया की घटना का जिक्र किया तो आप कहीं राष्ट्रीय मीडिया में भी कहीं सुनेंगे भी नहीं कि 32 घरों को जला दिया गया, वहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी, दर्जन भर घायल है, महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। तो मीडिया ने तो कहीं उठाया नहीं। ये तो सोशल मीडिया अगर ना हो तो ये कुछ चीजें बाहर ही ना आए, ये समझना है इसमें। और ये समझ लीजिए कि हिंदू एक प्रकार से अनाथ है, इस चीज को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बंगाल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कार्यपालिका साथ नहीं दे पा रही है, वह न्यायपालिका साथ नहीं दे पा रही है, मीडिया तंत्र साथ नहीं दे पा रहा है, विधायिका का तो इसमें खैर कोई ऐसा रोल नहीं है। तो ये समझ सकते हैं मानवाधिकार संगठनों की तरफ से भी ऐसी कोई क्रांतिकारी कार्रवाई वहां नहीं है। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कैलाश अंडोला जी प्रश्न पूछ रहे हैं, इनके 2-3 प्रश्न हैं, मैं एक साथ ही इनको ले रहा हूं। ये पूछ रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था पर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, केंद्रीय गृह मंत्रालय तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लेता है, और क्या ये सीएए पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तो नहीं है, और आंतरिक कानून व्यवस्था की अनियंत्रित स्थिति का सहारा लेकर जैसे 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, कुछ इस प्रकार का कदम केंद्र सरकार आखिर क्यों नहीं उठाती है? ये 2 चीजें इसमें शामिल हैं कि आखिर सीएए पर कहीं केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है, और फिर केंद्र सरकार 1975 में जो आपातकाल लागू किया था उस तरीके की स्थिति क्यों मतलब नहीं अपना रही है। ये कैलाश अंडोला जी के प्रश्न हैं।
नहीं, एनआरसी को लेकर दबाव बनाने की कोशिश है। जो कुछ कुछ बहुत सकारात्मक कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हैं, जैसे सीए का उठाया गया, धारा 370 का उठाया गया, तो अब आगे कोई ऐसी एक संदेश ये है कि आगे ऐसी कोई हिम्मत मत करना, करोगे तो देश में अस्थिरता फैला देंगे, आग लगा देंगे, ये एक संदेश है। बाकी जो इमरजेंसी वाला प्रश्न है उस पर मैं क्या जवाब दूं? जी जी जी, धन्यवाद। पंकज कुमार जी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ हिंदू समाज पर ही अत्याचार हो रहा है, बाकी सब वहां पर सुरक्षित हैं? सिर्फ हिंदू समाज पर ही क्या वहां अत्याचार हो रहा है और अन्य लोग सुरक्षित हैं? इस प्रकार का प्रश्न है पंकज कुमार जी का। और जी, हिंदू समुदाय पर अनुसूचित ही, जाति पर, साथ ही हाँ, हिंदू समुदाय, क्षमा चाहूंगा, अनुसूचित जातियां भी हाँ, उसी में अनुसूचित शामिल जाति, है। हाँ, वो भी उसी में जी जी शामिल हैं हिंदू समाज में, उन्हीं पर ये अत्याचार हो रहा है। और अगर किसी और व्यक्ति और समुदाय के किसी एक व्यक्ति पर भी कोई अत्याचार हुआ होता, तो यहाँ से लेके और अमेरिका तक का मीडिया आपको शोर मचा मचा कर बता दिया होता। तो ये खुद ही में इसका साक्ष्य है कि और किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ वर्ष पहले चर्च के ऊपर हरियाणा वगैरह में कुछ घटना हुई थी, एक दो लोगों ने पत्थर फेंक दिए थे, एक दो, और एक आध जगह कुछ चोरी हो गई थी। तो उसमें जो था, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा से लेकर और यहाँ के तमाम वामपंथी स्तंभकारों ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था, असहिष्णुता हो गई थी, लोगों ने अपने अवार्ड वापस करने का नाटक किया था। तो ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा है। अगर किसी और समुदाय पर कोई भी अत्याचार होता तो ये सब होता आपको दिखता। तो ये अपने आप में इसका साक्ष्य है कि सिर्फ हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा है। जी बिल्कुल। आदर्श चौधरी जी प्रश्न कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर या अन्य मिनिस्टर बंगाल में कुछ महीनों के लिए डेरा क्यों नहीं डाल देते? क्या सिर्फ वोट के लिए ही मिनिस्टर वहां जाएंगे? ये राजनीतिक प्रश्न है, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी जी, कुछ प्रश्न के रूप में तो नहीं है, जैसे सीधी उन्होंने बात लिखी है, जैसे सविता वर्मा जी लिखती हैं कि हिंदू में एकता का अभाव ही है जो ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा है और जो बहुत ज्यादा चिंतनीय है। और नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नारा फेल हो रहा है, जबकि वोट सिर्फ हिंदुओं का ही भाजपा को मिलता है। तो फिर आखिर ये सबका साथ और सबका विकास जैसा आखिर ये नारा क्यों? ये नीरज शर्मा जी का कहना है। और मोहित त्यागी बागपत से कह रहे हैं, इसी में से कुछ प्रश्न आप या कुछ बातों का जो है, ये प्रश्न के रूप में नहीं है बल्कि ये कथन के रूप में है। तो यदि आपको इनमें से किसी बात को स्पष्टीकरण के रूप में या फिर आपको लगे कि इसका एक तरीके से आप हमें क्लियर कर पाए तो बताने का जरूर कष्ट कीजिएगा। मोहित त्यागी जी बागपत से कह रहे हैं कि बंगाल में ये हिंसा कोई नई घटना नहीं है, फिर भी अब तक कोई मानवाधिकार आयोग या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या महामहिम राष्ट्रपति, उनके द्वारा कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं, मतलब करने की ओर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? ये इस प्रकार की कुछ बातें भी आई हैं। हाँ, उसका कारण ये है कि आपको कुछ वर्ष पहले याद होगा कि एक व्यक्ति चोरी करता हुआ मेरे ख्याल से झारखंड या छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया था, उसका नाम तबरेज था, और वहां पर भीड़ ने उसकी कुछ पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद लाखों की संख्या में जो था मुस्लिम समुदाय वो सड़कों पर उतर आया था। और बहुत, मेरठ में भी ये हुआ था, बहुत अस्थिरता वाली स्थिति हो गई थी। अब हिंदू समाज, दुर्भाग्य है ये कि इतना संवेदनशील नहीं है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे सके। और हम अपने ही प्रदेश, अपने से दूसरे जिले में होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। दूसरे प्रदेश के हिंदुओं की चिंता करना तो मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो हमें मतलब बहुत अवेयरनेस अभी अपने समाज में लानी होगी। जी, धन्यवाद। मैं कुछ कथनों को, कुछ बातों को जरूर सामने आपके लाना चाहूंगा, भले ही ये प्रश्न के रूप में नहीं है, कि जैसे डॉक्टर रानू शर्मा कह रहे हैं कि पूरे समाज में हिंदुओं पर जो प्रहार हुआ है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और वंदना रोहेला जी ने कहा कि आखिर हिंदू कब तक अपनी ही धरती पर प्रताड़ित रहेगा। और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी कहते हैं कि हमको पूर्ण रूप से अपने कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित होना होगा। और वंदना रोहेला जी कह रहे हैं कि बिल्कुल मुगल कालीन ये अत्याचारों का एक तरीके से तरीका है। और पंकज कुमार जी कहते हैं कि हम अपने देवी देवताओं को सिर्फ पूजते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं, अधिकतर के हाथ में शस्त्र हैं और हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। सविता वर्मा जी कह रही हैं कि आखिर
ये अत्याचार हम कब तक सहेंगे और ये सिलसिला आखिर कब तक रहेगा। और वो उनका कहना है कि इन लोगों के हौसले बढ़ेंगे यदि अभी हम उचित कदम नहीं उठा पाते हैं। और मुख्य रूप से जो बात निकल कर आ रही है कि हिंदुओं में एकता का अभाव ऐसी घटनाओं को जन्म देता है। तो क्या ये इस प्रकार की बात, क्या हिंदू में एकता का अभाव है और इस प्रकार की घटनाएं क्या इसी के कारण से हो रही हैं? ये सारी बातें इसी में समाहित हो गई हैं। एक अनुरोध है कि आदरणीय रमापति पाल जी भाई साहब हमारे बीच हैं, बंगाल की स्थिति बहुत नजदीक से देख रहे हैं, तो कुछ प्रश्नों पे भाई साहब का विचार आए। हाँ जी जी जी, बिल्कुल 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 जी। आदरणीय मुख्य वक्ता आदरणीय श्री रमापत पाल जी, आपका स्वागत है पुनः इस प्रश्नोत्तरी की प्रक्रिया में। तो कृपया आप थोड़ी सी वहाँ के जो प्रश्न मैंने इस बीच रखे हैं सबकी ओर से, कृपया उस पर थोड़ी सी प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे कि ज्यादातर बात ये आ रही है कि हिंदू समाज क्या असंगठित है, इस वजह से शायद ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की स्थितियां वहां पर हैं? आप जो प्रश्न किया भाई साहब तो थोड़ा बहुत उत्तर दिया है। सरकारी तरफ से प्रेशर डालने के लिए जितना प्रकार बंगाल के हमारा संगठन के माध्यम से ज्यादातर रिपोर्टिंग और प्रेशर डालने के लिए कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जो कदम उठाना का जो बात है तो सरकार को ही करना पड़ेगा, वो तो हमारा हाथ में नहीं है। एक समस्या तो है, जैसे मानवाधिकार कमीशन, रोयल कमीशन और जो कमीशन के बारे में हम लोग सोच रहा था, उसका रिपोर्टिंग पूरा केंद्रीय दफ्तर में है, गृह मंत्री के पास भी नहीं है, ऐसे नहीं है। इसलिए उसको तो कदम उठाना तो उसको ही पड़ेगा। एक विषय दूसरा, बंगाल में निरंतर 3-3 बार आक्रमण के कारण बंगाल के अंदर जो आप बताया कि संगठन का बारे में, संगठन हम लोग कर रहे हैं किंतु कांग्रेस राज नहीं बताया। उसके बाद कम्युनिस्ट वो भी फूट डालने के लिए कोशिश किया 34 साल। उसके बाद रिफ्यूजी होने के कारण अपना कपड़ा मकान उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए मनुष्य काटने के लिए कोशिश किया इतना वर्ष। इसलिए वो एक साथ रुक के खड़ा होने शुरू प्रारंभ किया था, परंतु बीच में जो नहीं बताया कि विभिन्न प्रकार कम्युनिस्ट राज, नक्सलवाद, उधर कांग्रेस का राज, कम्युनिस्ट का राज, सब मिलके तोड़ने के लिए बहुत प्रकार चेष्टा चल रहा है इधर। आपको बातों में पता भी चला, आपका जो रिश्तेदार वगैरह उसका मुँह से भी आपको मिलेगा। इसलिए संगठन का काम मान लीजिए बंगाल में 40 में शुरू हुआ, 1940 में, परंतु काम शुरू हुआ 75 का बाद में ज्यादा। इसलिए 40 संगठन अभी खड़ा है, किंतु परंतु जितना और गांव का स्थिति वगैरह जैसे बॉर्डर का प्रॉब्लम वगैरह जो है वो संभालने के लिए और बहुत बड़ा संगठन का जरूरत है। इसलिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। जैसे बंगाल में सारा देश भर में सबसे ज्यादा प्रचारक का संख्या बंगाल में ही है। अभी भी 200 के आसपास प्रचारक बंगाल में काम कर रहे हैं। इतना प्रकार प्रॉब्लम के बावजूद भी अपना जीवन समर्पण करने के लिए बंगाल का प्रचारक लग रहा है। सब संगठन भी काम कर रहे हैं। इसलिए जो आप जो प्रश्न जो पूछा, ये दुख दर्द का तो विषय है, परंतु इतना बड़ा बंगाल 10 करोड़ आबादी है और इतना बड़ा स्थान होने के कारण, इतना करोड़ों संख्या का आबादी के कारण, फैला हुआ बंगाल के कारण, जितना हर ब्लॉक के अंदर, गांव के अंदर संगठन का काम पहुंचने के लिए और बहुत समय भी लगेगा, आदमी भी लगेगा। जैसे बताया बॉर्डर के बारे में बहुत पूर्णकालिक निकलना पड़ेगा, प्रमोशन का बारे में भी जनजाति के में काम करना पड़ेगा, तरह का काम शुरू हुआ। ऐसे कुल मिलाकर देखेंगे तो सब संगठन मिल के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग 4-5 साल के लिए इसका भी चिंतन शुरू हुआ है। और विविध क्षेत्र को छोड़ के भी जो बड़ा बड़ा धार्मिक संगठन के साथ भी संपर्क तो बढ़ रहा है, जैसे भारत सुरक्षा संघ, रामकृष्ण मिशन वगैरह जो बंगाल में ज्यादा बड़ा संगठन है, इसके साथ भी संपर्क धीरे धीरे हो रहा है। ये समय तो कुछ लगेगा, परंतु दूसरा बात तो आपको पता चला कि हिंदू समाज के अंदर ही डिस्टर्बेंस है। हिंदू समाज के अंदर ही जिसको जो मिला है तो हिंदू के विरुद्ध में हिंदू ही काम करता है। ये तो दुर्भाग्य हिंदू समाज का है। बंगाल का भी स्थिति है। 25% जो वोट मिला तृणमूल को, वो लोग मिलकर तो हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है। ये काफी दुख की बात है। ये भी चिंता चल रहा है कि जो हिंदू का ये समझना चाहिए, उसके लिए संपर्क को भी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है कि हिंदू समाज के ऊपर हिंदू समाज खा जाएगा तो कैसे रहेगा। ये स्थिति है, इससे बाहर निकलने के लिए हम लोग भी चिंतन कर रहा है। तो बुद्ध गोष्ठी के बारे में भी चिंतन चल रहा है, वो भी विषय जैसे आप लोग कर रहा है। लोग की इधर भी चेष्टा कर रहे हैं, किंतु चुप्पी बैठ जाता है, बात ज्यादा करता नहीं है। तो आपको मालूम है सब भाई साहब ने बताया कितना अशेष में करके क्या किया, बंगाल का बुद्धिजीवी माहौल सब छोड़ दिया, अभी कुछ बोलता नहीं, चुपचाप बैठा है। इसलिए इस समय
बंगाल का जो स्थिति है इसमें मैं जो अंतिम में जो बताया वो फिर उसको खड़ा होकर हम लोग सामने आएंगे, इसलिए बहुत कोशिश चल रहा है। हिंदू समाज के अंदर जो फूट डालने के लिए कुछ उसको कैसे रोका जाए उसके बारे में भी, जैसे मान लीजिए तृणमूल के अंदर कोई हिंदू है उसके ऊपर भी तो फिर से आएगा ना। अभी देख रहा है तो राजनीति है तो बीजेपी संघ परिवार के ऊपर आ रहा है, किंतु बहुत स्थान पर तृणमूल का आदमी का घर भी तोड़ा गया, प्लानिंग करके तो क्या कैसे बचेगा वो, इसके बारे में भी उसका अंदर भी बहुत बड़ा लोग के अंदर चिंतन शुरू हो गया कि हमारा घर तो नहीं छोड़ेगा, वो तो टारगेट करके हिंदू लोग को ही मारेगा, आग लग जानी होगा तो फिर बीजेपी का होगा ऐसे नहीं है, संघ कार्यकर्ता होगा ऐसे नहीं है। ये जो बहुत बड़ा संघ कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता मर्डर हुआ ऐसे नहीं, हमारा संघ परिवार के बीच में भी 2-4 मर्डर हुआ, वो प्लानिंग करके ही कर रहे हैं लोग। तो उसका साथ साथ भी जैसे रियाट के बारे में ज्यादा मैं बताया गया नहीं, इधर रुक के खड़ा होने के लिए मैंने संस्कृत का उल्लेख किया है, प्रतिवाद प्रतिरोध प्रतिशोध का जो विषय अभी तो वेबिनार बैठक में बोलने का विषय नहीं है, हिंदू सोच रहा है मैं इसको पढ़ सकता हूँ। जी धन्यवाद भाई साहब। और कुछ बातें और आई हैं, डॉक्टर प्रभाकर त्यागी जी और अखिलेश दत्त शर्मा जी लिख रहे हैं कि मैं समझता हूं कि प्रत्येक हिंदू मंदिर और मेले को सिर्फ धर्म विशेष के लिए आरक्षित किया जाए और पूजा पाठ और अनुष्ठान के साथ हिंदू वैचारिक जागरूकता के लिए भी कुछ ऐसे स्थानों को प्रयुक्त किया जाए। जब तक समग्र रूप से हिंदू जागृत नहीं होगा वह बेचारा ही बना रहेगा। और अखिलेश दत्त शर्मा जी इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि संघ के अनेक कार्यकर्ता चुनाव से पूर्व भी बंगाल में अपना बलिदान दिए और चुनाव के बाद भी भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। ऐसे में केंद्र की हमारी सरकार केवल धरना प्रदर्शन के लिए निर्देश देती है, जो कि कार्यकर्ताओं में निराशा को जन्म दे रही है। क्या हमेशा यही होगा कि भाजपा का शासन जाने के बाद कार्यकर्ता पर अत्याचार हो, जबकि भाजपा शासन आने पर हम भाईचारे की खिचड़ी बांटें? देखिए ये जो विषय आप बताया ये तो दुख बात है, आप तो बोल ही रहा है सब ठीक है, परंतु ये तो भाजपा केंद्रीय सरकार उसको ही सजना करना पड़ेगा ना। हम लोग सामाजिक संगठन के नाते तो उसके पास खबर पहुंच रहा है, किंतु वो तो डिसीजन वगैरह जैसे आप बताया कि धरना प्रदर्शन वगैरह कोई ऐसे कोई उसका जो तरीका होता है राजनीतिक क्षेत्र में, उसका मैं जितना तक हम लोग बोलने का वो तो कोशिश भी कर रहा है, वो चल भी रहा है। जैसे कोरोना के कारण इतना बड़ा नहीं हो रहा है, अभी तो भाजपा कार्यकर्ता भी निकल रहा है, 7-8 स्थान पर वो लोग जाके भाजपा कार्यकर्ता धरना वगैरह मैंने वो कोशिश कर रहा है। ऐसे 7-8 स्थान पर 3-4 दिन अंतर हुआ है, वो जीत के आया उधर भी वो अत्याचार हो रहा है, जीत के आया मतलब नहीं होगा ऐसे नहीं है, इसलिए वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, परंतु जितना होना चाहिए केंद्रीय सरकार से और बड़ा स्टेप देने के लिए हम लोग भी बोल रहा था। बोलने तक तो हम बोल सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं हम लोग भी बोल रहे हैं, अच्छा तरह से अच्छा ढंग से कैसे बोलेंगे बोलना शुरू हुआ है, तो लगता है कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा, सामने कोई आएगा इससे हमको लगता है। जी धन्यवाद भाई साहब। मैं लगभग इतना ही प्रश्न है, कुछ बातें आई हैं तो मैं अंजलि बहन जी को पुनः जो है माइक सौंप रहा हूँ, मंच सौंप रहा हूँ। अंजलि बहन जी। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर रवि जोशी जी, धन्यवाद माननीय श्री रमापत पाल जी, धन्यवाद श्री दिव्य कुमार सोती जी। आपके संतोषजनक उत्तरों से सभी को संतुष्टि हुई है और हिंदुत्व के लिए आपने प्रेरित किया है। कुल मिला के इस विचार मंथन से ये बात तो निकल कर आई है कि हिंदू समाज को संगठित होना होगा, उनको भी स्ट्रैटेजिकल काम करना होगा, और ऐसा भी लगता है कि भारतीय संविधान में अभी कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर वीरपाल सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय प्रज्ञान परिषद मेरठ प्रांत की वे सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रोफेसर वीरपाल सिंह जी। सादर वंदे। प्रज्ञा प्रवाह पश्चिम उत्तर प्रदेश के द्वारा आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पश्चिम बंगाल की वर्तमान भयावह स्थिति से बना संवैधानिक संकट विषय पे जो आज विशेष व्याख्यान हुआ, ऐसे इस विशेष व्याख्यान के मुख्य वक्ता माननीय आदरणीय श्री रमापत पाल जी, आप सह क्षेत्र प्रचारक पूर्व बंगाल हैं। आपने इस भयावह स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक
वहाँ हो रहे पलायन, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सभी का संज्ञान लेते हुए और सभी को इस भयावह स्थिति से जोड़ते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको वक्तव्य दिए। आपका विशेष धन्यवाद, विशेष आभार इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। साथ साथ अंत तक आप जुड़े रहे और हमारे जितने भी प्रतिभागी थे सभी के प्रश्न भी आपने सुने, उनको भी, उनकी भी जिज्ञासा को आपने शांत किया। आपका कोटि से नमन, कोटि से धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ स्तंभकार, लेखक और चिंतक श्री देव कुमार सोटी जी, आपने विभिन्न आयामों पर चर्चा की और साथ साथ संवैधानिक संकट से कैसे उबरा जा सकता है, क्या सुझाव हो सकते हैं, ऐसी बातें आपने हमारे सभी हमारे सभी श्रोताओं से की। सभी के प्रश्न भी आपने लिए, आपका भी धन्यवाद, कोटि से धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के पीछे हमारे सभी जितने भी हम लोग कार्यकर्ता यहाँ जुड़े हैं, हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत और इस कार्यक्रम के संरक्षक माननीय श्री भगवती प्रसाद राघव जी, क्षेत्र प्रचारक प्रज्ञा प्रवाह पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र, आपका विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में रहकर इसकी गरिमा बनाई। साथ साथ कार्यक्रम से पूर्व भी कई बैठक आपने इस कार्यक्रम से संबंधित हम सब लोगों को ली और कार्यक्रम को संपन्न कराया। एक अच्छा कार्यक्रम आपने हम लोग के सामने लेके आए और उसको संपन्न कराया। ऐसे कार्यक्रम संरक्षक और हमारे मार्गदर्शक श्री भगवती प्रसाद राघव जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विषय की प्रस्तावना की प्रस्तुति के लिए मेरे छोटे भाई डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, आपने पश्चिम बंगाल के हिंसा के जितने भी आंकड़े दिए, निश्चित ही आपने इसका अध्ययन किया, सभी को आंकड़ों से अवगत कराया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम का संचालन कर रही बहन अंजलि वर्मा जी, आप प्रांत संयोजक हैं देवभूमि विचार मंच उत्तराखंड की, आपने कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर प्रोफेसर वी के सारस्वत जी, आप प्रांत संयोजक हैं प्रज्ञा परिषद ब्रज प्रांत के, आपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, चिंता की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अनवरत रूप से कार्यक्रम की चिंता कर रहे और रूपरेखा बना रहे, क्षण प्रतिक्षण की चिंता करने वाले ऐसे इंजीनियर अवनीश त्यागी जी, आप प्रांत संयोजक हैं भारतीय प्रज्ञान परिषद के, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ तीनों प्रांत के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर चैतन्य जी अध्यक्ष देवभूमि विचार मंच, डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी भी अध्यक्ष हैं, आपका भी धन्यवाद। तीनों प्रांत के संयोजक, सह संयोजक और कार्यकारिणी के सदस्य, शोध संयोजक, शोध निदेशक, जिला व महानगर संयोजक और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रबुद्धजन, विद्यार्थियों और मीडिया से जुड़े सभी सम्मानित जनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना समय दिया। सभी श्रोताओं को, सभी वक्ताओं को, विशेष रूप से हमारे माननीय श्री रमापत पाल जी और देव कुमार सोटी जी को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रश्न लेने के लिए हमारे बीच रहे डॉक्टर रवि जोशी जी, आपने सभी के प्रश्नों को बड़ी सुगमता से लिया, सभी प्रश्न आपने हमारे वक्ताओं के सामने रखे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीकी प्रबंधन के लिए हिमांशु जी ब्रज प्रांत से, नमन जी, आपने इस कार्यक्रम की तकनीकी चिंता की और इसको माने बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया, तकनीकी रूप से इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो ऐसी चिंता की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हो सकता है कोई नाम या कोई ऐसे छोटा हो, मैं उसको भूल मानते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी का उन्हें से धन्यवाद करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। हम कल्याण मंत्र के बाद इस मंच को छोड़ेंगे। सभी अपने अपने स्थान से इसको कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भाई की नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार।
हाँ, नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम।